वेरिएबल्स बिटवीन हाइपोथेसिस वर्ड सुना है आपने पहले, तो इसका मतलब लगभग मैं आपको समझा दूं, इट इज एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ एक वर्ड आया वेरिएबल्स, तो ये जो दिखा है ना, वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेरी करेगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जो भी जानकारी वेरी करती है यानी कि बदलती रहती है, जैसे आपका वेट, इनका वेट, उनका वेट, सबका वेट एक जैसा होगा क्या? इट विल वेरी, इट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो इसलिए हम उनको अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विल बी नोन एज वेरिएबल्स इन द रिसर्च। वेरिएबल कई प्रकार के होंगे, हम आगे वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे आपकी हाइट, बाकियों की हाइट, हमारे रिसर्च में यदि हम हाइट मेजर कर रहे हैं तो हमारे रिसर्च में वो हाइट एक वेरिएबल हो गया कि नहीं? यदि हम नॉलेज मेजर कर रहे हैं, नॉलेज रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो नॉलेज एक वेरिएबल हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग? अब दो प्रकार के वेरिएबल हो सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है? वेरिएबल्स के बीच एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप क्या है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। संभावित, प्रेडिक्टेड, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी। जैसे हम रिसर्च कर रहे थे कोविड वैक्सीन बनाने का, तो उस स्टडी में हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा कि हमारा वैक्सीन विल बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोविड इन्फेक्शन, इसलिए तो हम वैक्सीन बना रहे थे कि नहीं? तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट या आउटकम उस स्टडी का क्या हो सकता था? ये पॉजिटिव वर्ड्स में, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो और हम बताते हैं हाइपोथेसिस में कि अब की बार नॉर्थ सेट पार, हर बार बताते हैं हम, तो आप लोग फिर तैयारी से जुड़ जाते हो जब तक कि ये हाइपोथेसिस ट्रू ना हो जाए, तब तक मेहनत करते रहना है कि नहीं? लेकिन कई बार कुछ कमियां रह जाती है, यानी वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम था वो नहीं हुआ और जिसका डर था वही हो गया। तो यानी कि हाइपोथेसिस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, बट जो भी हो उसका नाम तो हाइपोथेसिस ही रहेगा। तो एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल या एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द रिसर्च, रिसर्च का जो संभावित रिजल्ट क्या हो सकता है रिसर्चर के शब्दों में, क्योंकि रिसर्चर क्या चाहता है उसका नतीजा, उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है यहाँ तक? ओके। और जैसा मैंने अभी बताया आपको डिलिमिटेशन के साथ लिमिटेशन, तो डिलिमिटेशन तो बाउंड्रीज जो हम खुद सेट करते हैं, और लिमिटेशन इज बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी अपनी जो वीकनेस है वो। और एक वर्ड यहाँ पे आएगा ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन, देखो रिसर्च में आप प्रॉब्लम को स्टेट करते हो, एक स्टेटमेंट लिखने का तरीका होता है, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने नर्सिंग केयर प्लान पढ़ रखा है? नर्सिंग केयर प्लान, पेशेंट के नर्सिंग प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे नर्सिंग केयर प्लान करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं? किसने दिया था नर्सिंग केयर प्लान? तुम्हारे टीचर ने बहुत असाइनमेंट दिया होगा, बट इसको डिस्कवर किसने किया था नर्सिंग केयर प्लान को? बैठ जाओ बेटा, जाना नहीं मेरी क्लास में, जो भी है कितना भी अर्जेंट हो, धरती इधर से उधर हो जाए, मोदी जी फोन कर रहे हैं तो भी मना कर दो। हाँ, बैठ जाओ, उनको बोलना मेरा रिसर्च हाइपोथेसिस है कि मैं नॉर्थ सेट पार कर रही हूँ, आप बीच में आ रहे हैं और हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। ये बीच बीच में उठ के जा रहे हैं अर्जेंट कारणों से, टॉयलेट ब्रेक्स, ये आप लोगों को शोभा नहीं देते। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग 5 साल से ज्यादा के हो ना? हंस क्यों रहे हो गए नहीं 5 साल से ज्यादा? बायोलॉजिकल एज के साथ साथ मेंटल एज भी होती है इंसान की, और 5 साल से ज्यादा बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग और टॉयलेट कंट्रोल सिखाया गया रहता है। तुम्हारे टीचर्स कभी बीच बीच में टॉयलेट जाते हैं क्या? क्यों? उनकी मर्जी क्या? क्यों नहीं जाते वो? तो आपको भी नहीं जाना है। मुझे भी अर्जेंट कॉल आते हैं, मैं जा रहा क्या बात बात करने बाहर, यदि कोई टीचर जा रहा है और आप ऑब्जर्व करते हो तो बोल देना यही वाला डायलॉग कि हनुमान सर ने कहा था चाहे मोदी जी कॉल कर ले बीच में बाहर जाने का, बता दोगे कि नहीं? हाँ, और खुद तो बिल्कुल जाना ही। ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोग समझदार स्टूडेंट हो गए होंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पेशेंट का जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो नर्सिंग केयर प्लान में, तो उसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तब तक कि आप पता कर लेना कि नर्सिंग केयर प्लान वाला किस थ्योरी में आया था और किसने नर्सिंग केयर प्लान दिया था। तुम्हारी शक्लें देख के मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि आता ही नहीं है आप लोगों को। अब नर्सिंग डायग्नोसिस भी एक जैसे हो, जैसे पेशेंट का मेडिकल डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस है, तो अमेरिका में हो, इंडिया में हो या ब्रिटेन में हो, फिजिशियन जब ये ट्यूबरक्लोसिस लिखेगा तो हर किसी हेल्थ केयर वर्कर को समझ में आ जाएगा कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ही हम नर्सिंग केयर प्लान लिखने में भी कुछ यूनिवर्सल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जो नंदा ने दिया था। किसने दिया था? ये कौन है नंदा? हाँ, नंदा डायग्नोसिस लिखते होंगे आप, जैसे मेडिसिन में तो या आप आईसीडी 10 फॉलो कर रहे होंगे या आईसीडी क्लासिफिकेशन या डीएसएम साइकियाट्री में सर बता रहे होंगे आपको। तो यहाँ हम नर्सिंग डायग्नोसिस में केयर प्लान लिखते टाइम ग्लोबली नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन नंदा द्वारा दिए हुए डायग्नोसिस लिखने का पैटर्न फॉलो करते हैं। दुर्भाग्य से इतना ज्यादा यूनिवर्सल नहीं है, आप लोगों ने भी कुछ रटे होंगे उसमें से। सपोज किसी पेशेंट को पेन है तो आप नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखते थे? acute पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, सपोज यदि पोस्ट ऑप हुआ होगा या कोई इंजरी की वजह से होगा, सेकेंडरी टू मे बी कोई और फैक्टर भी हो सकता है कंट्रीब्यूटिंग, है ना? एज एविडेंस्ड बाय फेशियल एक्सप्रेशन, लिंपिंग, होल्डिंग द पार्ट, या जो भी आपको बॉडी लैंग्वेज दिखाई देगी। यस, लिखते थे कि नहीं ऐसा? आप झूठा यस सर बता रहे हैं, सब कॉपी मारते केयर प्लान के अंदर, कोई दिमाग लगा के लिखता ही नहीं था, इसलिए तो याद नहीं हुए। तो ऐसे ही नर्सिंग प्रॉब्लम्स नंदा डायग्नोसिस के फॉर्मेट में जैसे आप लिखते हो, ऐसे रिसर्च की प्रॉब्लम को लिखने का भी एक तरीका होता है, हम आगे पढ़ेंगे, उसको कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर जो भी वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स का आपके रिसर्च में क्या मतलब है, what does that mean in your study, how you are going to use that word in operation, in use, that is known as operational definition. एग्जांपल के तौर पे मैं हर बार ये एग्जांपल बताता हूं, आसान होता है ये। जैसे अ स्टडी, ये आप स्टेटमेंट ऐसे लिखते हो ना, अ स्टडी टू असेस, है ना? अ स्टडी टू असेस प्रॉब्लम फेस्ड बाय नर्सेस। प्रॉब्लम, चलो मैं फेस्ड बाय नर्सिंग स्टूडेंट कर देता हूं, वैसे आप लोग खुश हो जाएंगे। यस, प्रॉब्लम फेस्ड बाय नर्सिंग स्टूडेंट्स इन सिलेक्टेड एरियाज और सिटीज, जो भी सिलेक्टेड सिटीज। यस, ये मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बनाया रफ शब्दों में, बनाया कि नहीं? इसके अंदर कौन से कीवर्ड्स है, क्या है कीवर्ड्स? सपोज आप पूछोगे कि सर इस स्टडी के अंदर असेस का मतलब क्या, तो मैं बताऊंगा कि इन माय स्टडी असेस मींस आई विल बी हैविंग सम टूल,
क्वेश्चंस व्हिच आई विल गिव टू माय स्टूडेंट्स या जो भी नर्सेज होंगे उनको, और उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे जिनसे मैं प्रॉब्लम्स को मेजर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर असेस को मैंने अपने स्टडी के अंदर कैसे यूज किया, हाउ आई ऑपरेशनलाइज दैट वर्ड इन माय स्टडी। ठीक है, फिर आप कहोगे सर प्रॉब्लम फेस का क्या मतलब आपकी स्टडी में? जैसे मैं आपको पूछूं आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इंडिया में जब भी अपने को कोई प्रॉब्लम पूछता है ना, तो अपन देख के आंसर देते हैं कि पूछने वाला कौन है, सीधी सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताते। बताते हैं क्या? सपोज गवर्नमेंट वाले अपने घर पे आए सर्वे करने कि बताइए आपके पास घर है, तो घर तो दिखता है, अपन मना नहीं कर सकते ना, बोले हाँ है। फिर कहते हैं गाड़ी है, बोले नहीं है, तो वो लोग कह रहे ये तुमने पार्किंग बना रखी है, ये पार्किंग तो फ्यूचरिस्टिक सोच के बनाई है कि जब गाड़ी आएगी तो खड़ी कर देंगे, या फिर गाड़ी वहां खड़ी रहती है तो भी अपन कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है, पड़ोसी के उधार लाए चलाने के लिए मांगे, कुछ कुछ तो कहते हैं मैं तो ड्राइवर हूँ साहब। क्यों? क्योंकि अपने को गवर्नमेंट स्कीम में जितना बिलो पॉवर्टी लाइन या ईडब्ल्यूएस का जो भी बेनिफिट लेना चाहे, भले राशन कार्ड बन जाए, नरेगा में जॉब कार्ड बन जाए, कुछ तो मिलेगा, इसीलिए गवर्नमेंट वाले आए होंगे, तो अपन वहां वैसा आंसर देते हैं। लेकिन सपोज अपने रिश्तेदार आ जाए या फिर वो लड़की देखने वाले आ जाए, अब वो पूछ रहे हैं घर तुम्हारा है, तो आंसर बदलेगा कि नहीं? हाँ ये भी है, जोधपुर में है, जयपुर में है, दिल्ली में भी है, बताएंगे कि नहीं? और गाड़ी का बोले ये तो है ही है, ये तो ऐसे ही रख रखी है, एक्चुअल में तो बीएमडब्ल्यू भी हो सकती है, समझ पा रहे हो? और मान लो इनकम टैक्स वाले आ जाए और पूछे, तो अपन कहते हैं साहब मर रहे हैं हम तो, हमारे पास तो खाने पीने कोई नहीं, टैक्स तो दूर की बात है। तो आंसर और प्रॉब्लम्स की लिस्ट डिपेंड करती है कि पूछ कौन। और आप लोग एडमिशन लेने आते हो तो बोलते सर फार्मर पुअर फैमिली डिस्काउंट, बोलते क्या? चलो ठीक है, मैं इसको अभी कॉन्फिडेंशियल रख देता हूँ, बाद में मुझे पता चल रहा सबके पास आईफोन 15, हमारी टीम वाले बेचारे आईफोन 10 से काम चला रहे। कहाँ चलाए तुम लोग ये? हाँ ईएमआई। चलो ठीक है, ये तो बाद में मैं इनकम टैक्स वालों को भेज के पता करवाऊंगा। सो बेसिकली अब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम्स का मीनिंग मेरी स्टडी में वो नहीं है, मेरी स्टडी में प्रॉब्लम फेस रिलेटेड टू वर्क ओनली, ना उनकी पर्सनल, ना उनकी फाइनेंशियल, ना उनकी फैमिली प्रॉब्लम, ना उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, स्टडी और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क एनवायरनमेंट ओनली। तो मैंने प्रॉब्लम को ऑपरेशनलाइज करके डिफाइन किया कि नहीं यहाँ पर? नर्सेज कौन? तो नर्सेज जीएनएम बीएससी जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, या स्टूडेंट नर्सेज, जो भी मैं अपनी डेफिनेशन में लिखूंगा उन्हीं पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वहाँ के नर्सेज, मैं पूरी दुनिया के नर्सेज पे स्टडी नहीं कर पाऊंगा स्टडी के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्टेड एरिया ऑफ राजस्थान में भी, सेलेक्टेड एरिया ऑफ जोधपुर, जितनी मेरी हैसियत होगी उतना। समझ पा रहे हो आप? इसको कहते हैं हम ऑपरेशनल डेफिनेशन या कंसेप्चुअल डेफिनेशन। कंसेप्चुअल डेफिनेशन, जो वर्ड आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूज कर रहे हो उसका आपकी रिसर्च स्टडी में मतलब क्या है? जैसे आप कहोगे प्रॉब्लम फेस बाय डायबिटिक्स, तो आपकी स्टडी में डायबिटिक कौन है? आपने क्राइटेरिया रखा होगा कि जिसकी शुगर लेवल इतनी है, डायग्नोस बाय हेल्थ केयर वर्कर। या फिर प्रॉब्लम फेस ओनली आप लिखोगे फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से उन वर्ड्स को आप क्लियर कट हर पढ़ने वाला समझ सके ऐसी लैंग्वेज में लिखते हो, तो इसको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें हर कोई व्यक्ति वही समझना चाहिए जिस समझ के साथ आपने वो स्टडी शुरू की थी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ओके, सो कंसेप्चुअल डेफिनेशन एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन भी आपको लिखनी पड़ती है। अब एक वर्ड आता है थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या? थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, और हम लोग कहते हैं पहले थ्योरी पढ़ो अच्छे से जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करो जिससे आप कंसेप्ट को अप्लाई कर सकोगे। तो क्या होता है कंसेप्ट? यस, सपोज न्यूटन ने क्या देखा? फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम द ट्री, ये कंसेप्ट था, मतलब एक घटना हुई होगी, उसने बाकी एविडेंस के साथ इस कंसेप्ट को और कंसेप्ट के साथ जोड़ा, फिर बाकी कंसेप्ट के बीच में भी रिलेशनशिप पता चल गई। यस, हाउ दीस कंसेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड, उसी को हम थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरी में क्या है? जब हम आपको बताते हैं कि जब इंसुलिन देंगे तो क्या होगा, देयर आर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स, और वो जब आप पढ़ोगे तो आपको पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी समझ में आ जाती है कि नहीं? सो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स which provides a systematic explanation of anything that is called as theory। कंसेप्ट आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, यदि कोई इसका एक्सप्लेनेशन देता है तो वो क्या बन जाती है? थ्योरीज। कई नर्सिंग थ्योरी आप पढ़ रहे हो, कई थ्योरीज आपने साइंस में भी पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पहले? अभी याद है क्या साइंस वाले थ्योरीज जो आपने पढ़े थे छोटी कक्षाओं में? भूल गए? न्यूटन का लॉ तो एटलीस्ट याद रखना, आइंस्टीन आइंस्टीन वाला भी, और कुछ जो हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता था कि जो आप एसपीओ2 चेक करते हो पल्स ऑक्सीमेट्री से, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पूछते हैं कि नहीं ऐसे? यानी कि फिजिक्स का एप्लीकेशन इन साइंस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये तो नॉर्थ में भी आया हुआ है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों पूछेंगे हमसे? क्योंकि ऐसे थोड़ी 80,000 रुपीज मिल जाएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कहोगे सर नर्स का काम तो है पास से पल्स ऑक्सीमेट्री लगाया और सैचुरेशन देखो। इनफैक्ट वो पूछ सकते हो जो लाइट आ रही है वो कौन सी प्रकार की लाइट है, इंफ्रारेड में वेवलेंथ होती है ना? तो बहुत सारी कौन सी मशीन कौन सी टेक्निक पे काम करती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो थ्योरी तो हमेशा से आपको माइंड में रखनी है, बट थ्योरी है क्या? कंसेप्ट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये समझाने का जो प्रयास करता है वो थ्योरी है। और क्या होता है यहाँ पर? जनरलाइजेबिलिटी, ये वर्ड आपको याद रखना है, जनरलाइजेशन। जनरलाइज करने का मतलब क्या? देखिए रिसर्च कैसे काम करता है, रिसर्च में हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि नहीं? डेटा किनसे कलेक्ट करते हैं? कुछ लोगों से, और कुछ लोगों को हम अपने रिसर्च में लेते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल। क्या कहते हैं? और ये सैंपल वर्ड बहुत ही कॉमन है इंडिया में। अब हर जगह जाके कहते हैं सैंपल दिखाओ भाई साहब, सैंपल दिखाओ, तो हम लोग सैंपल दिखाते रहते हैं, कई बार अपन खुद सैंपल बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं ऐसे? चलो ठीक है, तो सैंपल से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मे बी 10, 100, 1000 डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल साइज ऑफ द रिसर्च, और उस इंफॉर्मेशन को हम बाकी लोगों पे भी अप्लाई करते हैं कि नहीं? जो अपनी रिसर्च का पार्ट नहीं थे, जिनसे हमने इंफॉर्मेशन नहीं ली, बट हमारे इस सैंपल जैसे हैं वो लोग, तो इन पे ऐसा प्रॉब्लम है तो बाकियों को भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी वी जनरलाइज द फाइंडिंग, वी जनरलाइज द फाइंडिंग। कैसे? जैसे आपकी फैमिली की एक इमेज है, वो कैसे बनी? आपके घर के मेंबर्स कैसे बिहेव करते हैं उसी अकॉर्डिंग सोसाइटी में इमेज बनती है कि नहीं? और इनकी क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत बहुत अच्छे हैं,
अरे यही नहीं, इनके पापा को, इनकी मम्मी को देख लो, ये तो सबके सब बहुत ही, और इनके दादाजी और इनकी 3 पीढ़ियां भी। अब तुमको डाउट आ रहा है, और एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं, बोले इनका क्या, इनके तो वो भी और 7 पीढ़ी पूरा खानदान। अब भाई साहब जिन्होंने 7 पीढ़ी को देखा ही नहीं, वो लोग भी उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैंपल सैंपल के बेसिस पे वो जनरलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो रिसर्च में हमें जनरलाइज तो करना ही पड़ता है, बट उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए। क्या चाहिए? तो हम कुछ सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनके जैसे बाकी पॉपुलेशन पे भी अप्लाई करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। शॉर्ट में तू ऐसा, तेरा वो ऐसा, तुम्हारा वो, और पूरा का पूरा, हाँ, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। और हम सब बहुत अच्छे हैं इंडिया में इस जनरलाइजेशन के अंदर। एक बुराई हजार अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। तुमने तो कल भी वही किया था, परसों भी यही किया था, और जिंदगी भर यही किया। और हम कहते हैं यार वो, बोले वो छोड़ो, वो काउंट। और इसमें स्टूडेंट पर्टिकुलरली काफी हद तक इन्वॉल्व रहते हैं, उनको इंप्रूव करने की सख्त जरूरत होती है। कैसे? सपोज आपके इमोशंस हट हो गए कहीं ना कहीं, किसी न किसी एंगल से एक्सपेक्टेशन उस तरीके से मीट नहीं हुई जैसा आप सोच के आए हो। अब वो स्टूडेंट कह रहा है ये सब तो ऐसे, ये सब तो ऐसे, ये संस्थान तो ऐसा, और पूरा का पूरा, हाँ, ऐसा कहने वाले क्या तुम लोग? मैं नजर रखता हूँ ऐसे लोगों पर ही, ठीक है? गलती से कोई ऐसा भटका हुआ नौजवान मिल जाए तो उसको समझाना कि रुको जरा, जैसा तुम सोचते हो वैसा, वो तो देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है। यदि आपको पॉजिटिविटी देखनी है तो आपको हजार चीजें नजर आएगी, और नेगेटिविटी देखनी है तो भगवान में भी है। आप भगवान के भी नुस्खे निकालते होगे ना कि नॉर्थ साइड में कहाँ चला जाता है वहां 3 घंटे में तो कोई मदद नहीं करता। एनीवेज, सो जनरलाइज करना मतलब आप समझ गए होंगे। इट इज एबिलिटी टू रिलेट द स्टडी फाइंडिंग फ्रॉम द सैंपल टू लार्ज पॉपुलेशन। और जितनी जनरलाइजेबिलिटी अच्छी होगी उतना एरर कम होगा। एरर समझते हो? सपोज मैं अभी आपको क्लास में 2 क्वेश्चन पूछूं, 2 लोगों से उन दोनों के आंसर उन्होंने गलत दे दिए। अब मैं क्या कहूंगा कि यहाँ बैठे पूरे के पूरे 400 लोग किसी, ऐसा मैं नहीं बोलता, तुम खुद ही बोल रहे हो, तो क्या ये सही होगा? लेकिन कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहा कि साहब मेरे से पूछ के दिखाओ 2 क्वेश्चन, और मैं आपका परसेप्शन बदल दूंगा कि यहाँ बैठे हुए सारे के सारे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है। सो सैंपलिंग पे डिपेंड करता है ना कि सैंपल सही था तो सही जनरलाइजेशन होगा, सैंपल गलत हो गया तो गलत इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी। तो इसलिए सैंपल साइज बड़ी रखनी चाहिए हमें, क्या गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। 2 क्वेश्चन में पता नहीं चलता, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, तो इससे फाइंडिंग बेटर हो, ये इंप्रूवमेंट के तरीके होंगे। कुछ अपना आइडिया लगा रिसर्च क्या करता है, कैसे काम करता है? ओके गुड। और एक होता है क्रिटिक। क्रिटिक बहुत जरूरी है लाइफ में। जैसे मैंने अभी एक आपको पाउडर दे दिया और मैंने बता दिया ये याददाश्त बढ़ाने वाली दवा है, बंगाली बाबा वाली, जो वो 3 इडियट्स में चतुर यूज करता था ना, चतुर रामालिंगम, वो पाउडर खा खा के विस्फोट करता था। नहीं याद आ रहा? देखिए 3 इडियट आपने, हाँ, तो आप तुरंत खा लोगे कि हाँ लाओ सर लाओ। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे कि सर क्या प्रूफ की है याददाश्त, सबूत दो, क्योंकि साइंस तो सबूत पे यकीन करती है, वी नीड एविडेंस और प्रूफ। तो इसलिए रिसर्चर के पास तो पूरा डेटा होना चाहिए, क्लिनिकल रिकॉर्ड होना चाहिए उस ट्रायल का जिसमें ये इफेक्टिव साबित हुआ होगा। और आपने फेमस केस बाबा रामदेव वाले पतंजलि के कोरोनिल किट का देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एलोपैथी वाले डॉक्टर्स ने केस कर दिया कि बाबा जी क्या कह रहे हैं कि ये एलोवेरा खा लो, ये त्रिफला खा लो, ये खा लो, कैंसर, कोरोना, बीपी, हाइपरटेंशन कुछ नहीं होगा। अब वो एलोपैथी वाले कह रहे हैं भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, और वो तो ये बता रहा है कि ये सब फर्जी है, क्या है? तो उन लोगों ने केस कर दिया कि भाई साहब हम इतनी मेहनत से नीट दिए, फिर एमबीबीएस करे, फिर पीजी का एंट्रेंस दिए, फिर पढ़ाई करके पीजी करा, फिर एसआर बने, रेजिडेंसी में 14-14 घंटे ड्यूटी करी, अब जाके मरीज आने लगे और तुम कह रहे हो ये सब फर्जी है, एलोवेरा पी लो। तो बिजनेस को नुकसान होगा कि नहीं? तो आप कोर्ट ने कहा कि आप प्रूफ करो भाई कि ये तुम्हारा जो कोरोनिल है ये इफेक्टिव है, और ये बाकी वाले हाइपरटेंशन की दवाएं हैं ये है वो फर्जी है। तो पॉसिबल है कि आपको एविडेंस दिया तो आप सही हो जाओगे, नहीं दिया तो आप गलत साबित हो जाओगे कि नहीं? तो यदि कोई क्रिटिक नहीं होता तो पूरी दुनिया बाबा जी की बात ही मान लेती और अपन सब भी खा रहे होते ये एलोवेरा, और बहुत सारे आते हैं उसमें। हाँ, आयुर्वेदा भी एक साइंस है, हर साइंस की तरह आयुर्वेदा की भी स्ट्रेंथ है, और आयुर्वेद भी इफेक्टिव है। बट आप इसको एलोपैथी से कंपेयर करके बताओ तो जस्ट फैक्चुअली बताएं, या फिर सिर्फ एलोपैथी के कुछ लिमिटेशंस बता दें और आयुर्वेदा के बेनिफिट बता दें, ऐसा कर सकते हो। बट यही सब कुछ है और बाकी सब कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए जब तक कि सबूत नहीं हो। सो रिसर्च में भी क्रिटिक्स चाहिए। जब वैक्सीन बनाया इंडिया वालों ने तो बाकी देशों ने इंडियन वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। वो लोग कह रहे हैं कि हम पहले इसका ट्रायल करेंगे, वी विल फाइंड आउट कि ये वैक्सीन रियली इफेक्टिव है या नहीं। फिर उन लोगों ने अपनी कंट्री में उस वैक्सीनेशन को अप्रूव किया। तो रिसर्च में हमें उसको हमेशा शक के दायरे से ही देखना है। क्यों? शक के दायरे से देखोगे तभी तो आप एविडेंस मांगोगे, प्रूफ मांगोगे और साबित कर पाएगा वो। सो क्रिटिक इज कमियां निकालना नहीं, स्ट्रेंथ और वीकनेस का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना, उसको क्रिटिक कहते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बताना। सो इट इज अनबायस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के, ऑब्जेक्टिव यानी कि जो देखा जा सके एविडेंस के साथ। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, किसी ने रिसर्च किया उसकी रिपोर्ट लिखी है, उसके फाइंडिंग्स को हम अनबायस्ड, बिना किसी भेदभाव वाले माइंडसेट के और ऑब्जेक्टिव तरीके से चेकलिस्ट कि ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी थोड़ी सी कमजोरी है, ये क्लियर नहीं है, इसका क्लैरिफिकेशन लाओ। इस तरीके से यदि आप उसका रिव्यू करते हो तो ये क्रिटिक कहलाता है। और रिसर्चर खुद क्रिटिक इनवाइट करते हैं कि ये मेरा रिसर्च है, कमेटी बैठेगी वो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे जिससे ये और बेटर हो सके। तो इसको कहते हैं हम क्रिटिक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और ये हम सब पे भी लागू होता है, हम सब पे भी लागू होता है। यदि आपको हमारा रिव्यू और फीडबैक देना होता है ना तो आपको डेफिनेटली हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी पड़ेगी, तभी हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे और तभी अपने रिजल्ट्स और अच्छा हो पाएगा। और आप लोगों की भी
जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग ओपन रिव्यू देना पसंद करेंगे कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपके एरियाज ऑफ वीकनेस है और यू वर्क ऑन दिस एंड यू इंप्रूव दिस। बट हम इंडियंस जो होते हैं ना, हमें वीकनेस पसंद नहीं थी, हमें वीकनेस सुनने की आदत नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अपनी कोई वीकनेस पॉइंट आउट करता है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी यदि कोई बोलता है तो मैं भी उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लूंगा, मुझे लगेगा यार ये तो मेरे ईगो पे आ गई है, मेरे बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। बट हम सबको बेटर बनने के लिए क्रिटिकल रिव्यू की जरूरत होनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो अनबायस्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो और इस तरीके से बताया जाए, क्योंकि बोलने के वर्ड्स बहुत ही मायने रखते हैं। और आप उसको इस तरीके से बताओ जिसमें सामने वाले को लगे कि ये मेरे बेनिफिट के लिए बता रहे हैं, तो वो जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोगों को कोई वीकनेस आपके फ्रेंड बताए तो उसको जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। ऐसे मैंने बताया, किसी के पापा पकड़े गए, पुलिस उनको उठा के ले गई, तो उसके पड़ोसी ने बता दिया तेरा बाप चोर है। उसने कहा सर ये तो फैक्ट है, साइंटिफिक है, पुलिस उठा के ले गई चोरी के आरोप में, तो और क्या है ये। तो कुछ फैक्ट होते हुए भी उन शब्दों में बताने का नहीं जिसको सामने वाले को बुरा लग जाए। समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो बताने का तरीका होना चाहिए। सो ये टर्मिनोलॉजीज आगे काम आ सकती है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें नॉलेज मिलता कैसे है, कैसे मिलता है नॉलेज, आप लोगों को नॉलेज कैसे मिलता है? हाँ, जैन सी में आके मैं तो आज आया हूँ, है ना। नॉलेज मिलता है यहाँ पर भरपूर, और आप लोग हजम कर पाते हो या हाजमोला वगैरह लेना पड़ता है? कोशिश करो कि कैपेसिटी इंक्रीज होती रहे। लेकिन ट्रेडिशनली बचपन से भी हम कुछ तरीकों से सीखते हैं, और मैं उसको थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज इज ट्रेडिशन। हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे हमारा रहन सहन होगा, इसकी अपन कोचिंग करते हैं क्या? ट्रेंड क्या चल रहा है आज, वैसे ही अपनी हेयर स्टाइल होगी, वैसे ही अपने कपड़े होंगे, वैसे ही अपना खान पान होगा। और आजकल ट्रेंडिंग में क्या है, क्या है? अरे मैं तो नौकरी करता था, कहाँ ट्रेंडिंग में हूँ? ट्रेंडिंग में अपने अशोक सर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि अपने ब्रांड एम्बेसडर है अशोक सर। साक्षी, ये कौन है? आ, सोनाक्षी सिन्हा, हाँ। और ये वो लोग हैं जो अभी कह रहे थे हम इंस्टा नहीं चलाते, क्यों है वैसे? शादी हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों हो रही है, किससे हो रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, कोई इंसान अपनी मर्जी से कहीं शादी करे, अपन क्यों जज करें उनको, है ना। यही तो क्रिटिक और वो पीछे पड़ने वालों में फर्क है। अब आपको ट्रेडिशन का तो आसानी से पता चल गया, हमें खाना कैसे खाना है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करना है, ये सब कहां से सीखे? ट्रेडिशन से। एक होता है अथॉरिटी, जैसे क्लास के अंदर डिसिप्लिन में बैठना है, बीच बीच में टॉयलेट नहीं जाना है, फोन नहीं उठाने हैं, ये हमको क्लास में कई सालों से सिखाया जा रहा है, फिर भी अपन मौका देख के टीचर को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं कि ये तो आज ही आया है, चलते हैं। कुछ लोगों को टी शर्ट पहनने का हम बार बार बताते हैं, लेकिन नहीं, टी शर्ट तो पहना है लेकिन जेंसी वाला नहीं, वो भी इसको हल्के में लेते हैं। हम तो सीरियस स्टूडेंट हो गए, हमें थोड़ी लागू होता है ये रूल, नहीं क्या? उनको कल पता चलेगा। सो बेसिकली अथॉरिटी होती है, जब हम रूल्स नहीं मानते तो हमें बार बार वो याद दिलाते हैं रूल्स, और इससे हमारे नॉलेज के अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होता है। जैसे आप पढ़ते नहीं हो तो अथॉरिटी आपको कुछ हद तक पनिशमेंट या इस तरीके से एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप पढ़े ही पढ़िए। सो हमें बेसिकली टिपिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिव्यू करते रहना है और पॉजिटिविटी पे फोकस करना। अथॉरिटी के बाद आप किससे सीख जाओगे, तो हम ये पूछेंगे, तो क्या बताओगे? जब सेलेक्ट होकर यहाँ आ जाओगे तो हम ये पूछेंगे, तो क्या बताओगे? जो भी टीचर यहाँ खड़ा था आप, है ना। चलो ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगा बाद में। कुछ कुछ लोग तो सेलेक्ट होने के बाद इतने वो हो जाते हैं कि आप वीडियो क्यों भेजें, अब तो सर आएंगे मेरे हर इंटरव्यू लेने, अचानक से उनको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है। तुम लोग बदलोगे तो नहीं? पक्का? तो ठीक है, मुझे भरोसा है वैसे तुम लोगों पे। और एक होता है इंट्यूजन। इंट्यूजन का मतलब, इंट्यूजन का मतलब क्या था बच्चों? अरे पढ़ा नहीं आप लोगों ने? वो सिक्स सेंस, गट फीलिंग, मुझे लगा ही था, अंदर की आवाज है, मन की आवाज। अच्छा, ये कुछ अलग ही बता रहे थे पीछे वैसे तो। वो मन की बात करते करते मोदी जी बहुमत से अल्पमत में आ गए, लेकिन अभी भी डटे हुए तो हैं, है ना। लेकिन जनता ने तय कर रखा है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख के ही रहेंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, जनता का कुछ कर सकते हैं क्या? तुम लोग भी वही जनता ही हो, मेरा क्या, मेरी तो नौकरी लगी हुई है, ठीक है। आप लोग रिस्क, चलो ठीक है, ये तो इंडिविजुअल चॉइसेस है, मैं तो जस्ट नॉन पॉलिटिकल तरीके से इसको ह्यूमर में बता रहा था। इंट्यूजन इज गट फीलिंग, इनर फीलिंग और सिक्स सेंस। और आपका अभी इंट्यूजन क्या कह रहा है, हो जाएगा सिलेक्शन? बाकी लोग तो कह रहे हैं ब्रेक होगा और ये जाएंगे कब, मेरे जाने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या? हाँ, तो इनर फीलिंग एंड इंट्यूजन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज साइंटिफिक ऑल्सो। और कई उदाहरण आप खुद के ऐसे महसूस कर सकते हो जब आपको लगा था कि यार आज गड़बड़ है, और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब आप कहते हो यार लग रहा था सुबह से, और ये देखो हो गया। क्योंकि हम नेगेटिव इंसिडेंट्स ज्यादा पिक करते हैं, लेकिन कई बार आप अच्छा भी सोचते हो और वो अच्छा हो जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ कि आपने अच्छा अच्छा सोचा था और वो हो गया, देखो। ये भी होता है, हम कम याद रखते हैं बट होता तो वो भी है। और आप अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से रिजल्ट को जो आप इमेजिन करो, विजुलाइज करो, उसको रियलाइज भी कर सकते हो। देयर इज पावर ऑफ विजुलाइजिंग इट। इसलिए हम आपको सिर्फ सिलेक्ट हो जाए वो नहीं विजुलाइज करवा रहे, हम इनडायरेक्टली क्या विजुलाइज कर रहे हैं, सिलेक्ट होने के बाद वाला स्पीच, है ना। आप एग्जाम में क्या कर रहे हो वो हम लोग नहीं विजुलाइज करवाते आपको, कि सिलेक्शन के बाद क्या हो रहा है ये विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे सारे टीम मेंबर्स लगभग इसी तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, एंड इसमें बहुत पावर होती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको टेलीकाइनेसिस भी कहते हैं, कि दूर बैठे भी आप अपने थॉट से किसी की बॉडी के अंदर भी हरकत करवा सकते हो। ठीक है, आपने शो जैसे मैं ऐसी एनर्जी ट्रांसमिट करता हूँ, आप अपने हाथ ऐसे रखते हो और मैं आपको बताता हूँ ये पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे, और आप देखोगे कि 10-15 मिनट में हो सकता है पास आ गए। लोग इसको हिप्नोटिज्म या ऐसे कई नाम देते हैं कि नहीं? तुम लोग पे असर होता है क्या बच्चों हिप्नोटिज्म का? नहीं होता, क्योंकि तुम सुनते ही नहीं। कि यहाँ कोई बोलेगा ना हाथ पास आ रहे हाथ पास आ रहे, तब तो दिमाग में जा रहा, तुमने तो सुना ही नहीं क्या हिप्नोटिज्म होगा, होगा कुछ?
तो जो बिलीव करता है इफेक्ट भी उसी पे ही होता है, बाकियों पे इफेक्ट नहीं होता। तो भाई तुम लोग मत सुनो, ठीक है? क्या सुनोगे? वेरी गुड, सुनते रहो सुनते रहो। और ये सिक्स सेंस आपने कई डिजीजेस में भी देखा होगा, जब अपनी तबीयत खराब होती है या एपिलेप्सी वगैरह में, तो ये डिजीज प्रोसेस का पार्ट है। साइकेट्रिक में भी हम इसको साइंस के तौर पे पढ़ते हैं। और पढ़ते हो कि नहीं? डेजा वू, है ना? ओके गुड। तो यहाँ पर सिक्स सेंस से भी अपने को ये नहीं करना है, ये नहीं करना लग रहा था, फिर भी आप भुगतो। सो ये आपको रोल मॉडलिंग के साथ साथ इंट्यूजन भी सिखाता है। लेकिन इंसानों में सबसे बड़ी शक्ति क्या दी है ऊपर वाले ने? रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ऊपर वाले नहीं, आप तो इसको एम्स में भी ले लीजिए कि कितना रीजनिंग आता है आपको, और ये भी चेक करने लग गए वो लोग। सो व्हाट इज रीजनिंग? आप मेरी बात आंख बंद करके नहीं मानोगे, भले आपकी आंख बंद है तो भी नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आप अपना लॉजिक लगाओगे कि इसमें मेरा क्या फायदा, मैं आपकी बात क्यों मानूं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं मानूंगा तो क्या कर लोगे। ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है। कोई अपने को लॉजिक देके उसका बढ़िया रैशनल बता देता है, अपन वो बात मान लेते हैं, और यदि कन्विंस नहीं हुए तो नहीं मानते। सो रीजनिंग दो प्रकार की होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। और इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बता सकते हो कि इंडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या? हाँ, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, ऐसा कुछ समझ रखा है आप लोगों ने। क्या है ये जनरल, अपन कोशिश करते हैं यहाँ पढ़ने की। देखिए इस रीजनिंग पे मैंने एक क्वेश्चन भी डाला, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रीमाइसेस इज नोन एज। लॉजिक को आप रैशनल भी कहते हो, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रैशनलिज्म। डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग या प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, आंसर तो इसी में से ही होगा, डिडक्टिव और इंडक्टिव में से। क्या होगा आंसर बताओ? क्या पूछा यहाँ? प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ प्रीमाइसेस, कुछ डेटा में से कंक्लूजन ड्रॉ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंडक्टिव, डिडक्टिव। इंडक्टिव कौन कौन कह रहा है? हाथ है तुम्हारे हाथ, ऐसे मुंह होता है, ट्राई करो जरा जो इंडक्टिव के फेवर में बता रहे हैं। ओके, कुछ लोग। डिडक्टिव वाले कौन कौन है? ये कुछ लोग। और बाकी में भी क्या है? प्रोजेंट शोल्डर, आता नहीं है, रैशनलिज्म। अच्छा, उनको अपने हाथ का यूज दूसरी तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कौन सा हाथ चलता तुम्हारा? हाथ जो चलता है उसको ऐसे करो, एक हाथ चलाओ उसको। अब इसको तेज गति से अपने गाल की तरफ ले जाओ। जब मैं बता रहा हूँ भाई इन दोनों में से ही बताना है तो भी नहीं, रैशनलिज्म बताएंगे तो तुम लोग तो थप्पड़ खाने के हकदार हो ना। तो मैंने क्या इसको सेल्फ सर्विस बना दिया, 400 थप्पड़ मैं नहीं मार सकता इसलिए, और तो थप्पड़ मारने में भी वो लोग चीटिंग करेंगे पता है। हाँ, सो इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब मुझे लग रहा है आपको क्लियर नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था रिसर्च में, हमारा पर्पस क्या है? जनरलाइज करना है ना। जनरलाइज कैसे करेंगे कि ये सैंपल से हमने इन्फॉर्मेशन लिया और इसको पॉपुलेशन पे लागू कर दिया है ना, बड़ी जनसंख्या पे, किया कि नहीं? तुम वो तुम्हारे वो वाला जनरलाइजेशन, यानी कि हमने सैंपल से जो जानकारी थी वो स्पेसिफिक थी, कुछ लोगों की स्पेसिफिक जानकारी थी, उसको हमने क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया। यानी कि हमारी अप्रोच क्या हुई? स्पेसिफिक टू जनरल। कैसे किया हमने? हमने ऐड कर दिया कि यदि 100 लोगों का हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, तो मे बी इनके जैसे और 1000 लोगों पे भी ये ऑब्जर्वेशन इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं? यानी हमने स्पेसिफिक डेटा को जनरलाइज करने के लिए ऐड कर दिया, क्या कर दिया? इंडक्ट कर दिया। यानी ये रीजनिंग क्या कहलाती है? इंडक्टिव रीजनिंग, जहां आप कुछ इंफॉर्मेशन को यूज करके उनको बड़े ग्रुप के लिए जनरलाइज कर सकते हो। यानी कि आपकी अप्रोच जब स्पेसिफिक टू जनरल होती है, टुवर्ड्स जनरलाइजेशन होती है, तो वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग। और इसका अपोजिट क्या करना पड़ता है हमें? कि हम एक जनरल स्टेटमेंट पे होते हैं, फिर उनसे हमें मेन पॉइंट पे आना होता है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, सुना दूं? अभी नहीं सुनाऊंगा, मान लो सुना दी, और स्टोरी लंबी चल रही चल रही चल रही, तुम लोग कहोगे भाई कहना क्या चाहते हो, मोरल ऑफ द स्टोरी तो बताओ, है ना? समरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, उसका की मैसेज क्या है, मेन मैसेज क्या है? तो मैं अपनी सारी बातों की छटनी करते हुए, कम कम करते हुए मेन मुद्दे पे आऊंगा कि नहीं? तो मैंने क्या करा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डिडक्ट करते करते करते, बहुत सारी जनरल बातों को कम करते 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 एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आया। यानी कि मैंने यदि अप्रोच जनरल से कम करते करते स्पेसिफिक के तौर पे आया, डिडक्ट किया मैंने, तो वो क्या होगी? डिडक्टिव रीजनिंग। समझ पा रहे हो आप? कहानी बनाना इज जनरलाइजेशन, दैट इज इंडक्टिव। कहानी का मोरल बताना, स्पेसिफिक समरी बताना, क्या कहलाएगा? डिडक्टिव। समझ पा रहे हो? अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हो आप? कंक्लूजन हमेशा समरी होगी, ठीक है? कंक्लूजन हमेशा समरी होगी। आप स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आ रहे हो, ये स्पेसिफिक वर्ड से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे होंगे तो जनरलाइजेशन हो रहा होगा, तो इंडक्टिव रीजनिंग होगी। ऐसा नहीं है। हम कुछ सेट डेटा से, मतलब हमारे पास कुछ जानकारी है, उस जानकारी से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि स्पेसिफिक कंक्लूजन क्या है। यानी हम जनरल से स्पेसिफिक के तौर पे आ रहे हैं डिडक्ट करते हुए, और इसका आंसर क्या होगा? डिडक्टिव और रीजनिंग। तो कुछ और एग्जांपल देखना आप, जहां आपको देखना है कि ये स्टोरी बना रहा है या समरी बता रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? इफ इट इज स्पेसिफिक टू जनरल, स्टोरी बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इंडक्टिव। और ये एक मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कम करते करते स्पेसिफिक पॉइंट पे आ रहे हैं, देन इट इज डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कई एग्जांपल है, जैसे आप पापा से पैसे मांगते हो तो सीधा मांग सकते हो, क्या बताना पड़ेगा ना कि पापा कैसे हो? आज महंगाई बहुत हो गई है, खर्चा बहुत बढ़ गया है, गर्मी बहुत है जोधपुर में, बताते कि नहीं? और जेएनसी वालों ने फीस भी बढ़ा दी है, ऐसा बताते हैं कई बच्चे। पेरेंट हमें फोन कर रहे हैं, सर ये क्या लगा रखा? हमने कहा क्या? बोले फीस बढ़ा दी, कब? तो बोले वो बच्चा बता रहा था। तो इसलिए हमें बीच में इन्वॉल्व मत करना, ठीक है? तुम अपने खिचड़ी पका के पैसे मांगना अपने तरीकों से। मैं आइडिया दे देता हूँ, तुम वो इनविटेशन कार्ड भेज देना 28 जून वाला कि पापा देखो प्रोग्राम है जेएनसी में,
अब वही अच्छी ड्रेस तो लेनी पड़ेगी ही, और मान लो ड्रेस 1000 रुपए की, तुम इसमें जीएसटी मिला के 3-4 हजार मांग सकते कि नहीं? हाँ, यहाँ हम कंफर्म कर देंगे कि प्रोग्राम तो है, बाकी गवाही नहीं देंगे बच्चों, देंगे भी नहीं। एग्जाम फॉर्म फीस, हाँ ये तो अभी कन्विंस भी हो गए, क्योंकि एम्स ने ना एग्जाम फॉर्म फीस को कोचिंग फीस के बराबर कर दिया है। ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे लोग तो 3000 रुपए में, और एम्स सिर्फ फॉर्म भरने के 3000 रुपए ले रहा है। मुझे लगता है इतने में तो अपने को वहां लंच देना चाहिए साथ में, नहीं क्या एग्जाम के बाद खा तो लो कम से कम। गलत बात है ये तो बच्चों, नहीं मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। हाँ, तो रीजनिंग दो प्रकार की, जब आप घुमा फिरा के बात को कहते हो, बड़ी स्टोरी बनाते हो, ऐड करते जाते हो, तो स्पेसिफिक टू जनरल, और ये जनरलाइजेशन कहलाता है। और डिडक्टिव में क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक। एग्जांपल कुछ लिख रखे हैं मैंने, जैसे जैसे आप कहानी बनाओगे, पहले छोटे बच्चे भी आजकल इमोशनल अत्याचार करते हैं कि नहीं? जैसे ऑल ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस लॉस, ऑल इन्फेंट्स आर ह्यूमन बीइंग, हेंस इन्फेंट्स विल एक्सपीरियंस द लॉस इफ मदर इज एब्सेंट। आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा ना, सेपरेशनल एंजाइटी। छोटा बच्चा मम्मी से दूर होगा तो वो रोएगा, क्योंकि वो लॉस एक्सपीरियंस करता है। और इसको हमने घुमा फिरा के कैसे बताया, कि बहुत सारी बातें बताई इसके अंदर। लास्ट में हमने बताया कि इन्फेंट मदर से सेपरेट होता है तो उसको एंजाइटी होती है, लेकिन पहले बताया कि सभी इंसानों को लॉस एक्सपीरियंस होता है। बच्चा भी इंसान है, जब उसकी मम्मी पास में नहीं होगी तो उसको भी एंजाइटी होगी। सो ये किस प्रकार की रीजनिंग हुई, जनरल टू स्पेसिफिक। यू अराइव एट द कंक्लूजन एंड लास्ट। और इसका अपोजिट होगा इंडक्टिव रीजनिंग, तो यू बिगिन विद अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड जनरलाइज। तीन नर्सेस को ये प्रॉब्लम थी, हेंस अदर नर्सेस सिमिलर टू देम मे हैव आल्सो सिमिलर प्रॉब्लम्स। सो यहां पर और आप एग्जांपल दे सकते हो, कई और प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हेडेक। मैंने पूछा था ना आप लोगों को बीच में, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है क्या? बच्चे परेशान रहते हैं किसी भी प्रकार का दर्द हो तो सिमिलरली मैंने सिर्फ हेडेक वालों को पूछा, पेट दर्द वालों को, घुटने दर्द वालों को, कमर दर्द वालों को, गर्दन दर्द वालों को नहीं पूछा। लेकिन किसी भी प्रकार का पेन हो, दैट इज अल्टर्ड लेवल ऑफ हेल्थ, एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ हेल्थ विल रिड्यूस योर अटेंशन एंड will lead to poor performance. Yes, so यहाँ भी ऐसा कह सकते हो, headache is altered level of health that is stressful. It can be induced that all altered level of health can be stressful. तो हमने अब यहाँ एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से इसको जनरलाइज कर दिया, यानी कि जिसकी तबीयत सही नहीं होती वो तनाव में रहेगा, उसको पढ़ने में दिक्कतें आ सकती है। लेकिन दिक्कतें आए फिर भी आपको फोकस बना के रखना पड़ेगा। आपने देखा हमारे टीचर छोटे मोटे जुकाम, बुखार, सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द का बहाना बना के क्लास कैंसिल करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो आप लोगों को भी ऐसे कोई भी बहाने बना के क्लास में एब्सेंट रहने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, और इसे आगे की प्रोसेस समझने में आसानी होगी। ऐसे ही एक वर्ड है एम्पेरिकल या एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिकल या एम्पेरिसिज्म सुना आपने पहले? नहीं सुना? वर्ड एम्पेरिकल का मतलब है साइंटिफिक, और जैसे मैंने बताया साइंस, साइंटिफिक कौन होगा, व्हिच कैन बी सीन, प्रूफ। प्रूफ क्या होता है, जिसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स। आपके सेंस ऑर्गन्स है अभी एक्टिव या डल डल हो गए? सुनाई तो दे रहा है, पर क्या सुनाई दे रहा है, कम हो गया। दिखाई तो दे रहा है, धुंधला धुंधला, ऐसा तो नहीं है? हाँ। सो एम्पेरिकल या एम्पेरिसिज्म का मतलब है साइंटिफिक, मतलब व्हिच कैन बी सीन, फेल्ट, या आप स्मेल कर सकते हो, सुन सकते हो। और कौन से होते हैं वो? अरे इसको अपने कहावत में समझाया है ना, यकीन किस पे करना चाहिए, आंखों, कानों, कानों सुनी पे कम करना चाहिए, फिर आंखों देखी हो जाए तो उस पर तो यकीन करना ही। बट आजकल एआई का जमाना है, आंखों देखी भी झूठी हो सकती है कि नहीं? आपका वीडियो, आपकी फोटो, आपकी आवाज, और कह रहा है फोन पे कर दो पैसे। मेरे नाम से भी बच्चों को फोन कर रहे हैं कि सर मुसीबत में फंस गए, 10,000 रुपए दे दो, क्योंकि उनको पता है सर के नाम से थोड़े ठीक ठाक मिल जाएंगे। तुम लोग भेज रहे हो क्या? एक बच्चा था, उसने बहुत सही कहा कि सर असली मांग ले तो भी नहीं दूं मैं, नकली को तो क्या दूं, नहीं क्या? असली बेचारे रमजान जी कई बार आई कार्ड चेक कर चुके हैं, लेकिन क्या मजाल, बच्ची फीस वालों के लिए है ये। दे दिए, आवाज ही नहीं आ रही देखो। हाँ, वेरी गुड। तो एआई में एविडेंस भी टेम्पर्ड होते हैं, पर साइंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस बेस्ड थियरी है, तो हम उसको परीक्षा ले रहा है। सो एविडेंस बेस्ड चीजों पे यकीन करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ईबीपी सुना है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जैसे आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन के काम करते हैं वार्ड के अंदर, और वहां पे आपको सिखाया जाता है कि थर्मोमीटर का प्लेसमेंट एक्जिला के अंदर 3 मिनट रखना है, मान लो, ठीक है? ओरल कैविटी में 2 मिनट रखना है। मैं जैसे एक वेग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक्जैक्ट आपको सिखाया गया उससे वेरी कर सकते हैं। और रेक्टम में 1 मिनट रखना है, ऐसा सिखाया। अब वहां पे जो आपके नर्स एजुकेटर है वो बता रही नहीं, एक्जिला और रेक्टम हो या ओरल कैविटी हो, आप बस 1 मिनट रखो, इट्स एनफ। अब आप कौन सा मानोगे? डिपेंड करता है कि आप थर्मामीटर जो यूज कर रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरर ने क्या कहा है। हो सकता है उन्होंने ऐसा सेंसिटिव थर्मामीटर बना दिया जिसको इतना टाइम ही नहीं लगे। तो तो हम अब उसको एविडेंस के साथ, रिसर्च के साथ देखेंगे कि क्या 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट रखने की रीडिंग में कुछ फर्क आता है क्या? कोई एरर आता है क्या यदि हम सिर्फ 1 मिनट ही रखें तो? यस, कोई एरर नहीं आया तो हमने अपनी प्रैक्टिस बदल ली। क्यों 3-3 मिनट इंतजार करें भाई पेशेंट के पास खड़े खड़े, वैसे भी अपने पास टाइम नहीं है। सो ये प्रैक्टिस चेंज कैसे हुई? बिकॉज ऑफ वन रिसर्च, जिसके एविडेंस को हमने प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर दिया। सो इसी तरीके से साइंस इज एवर इवॉल्विंग। कल जो रेलेवेंट था वो आज इररेलेवेंट हो सकता है। यानी कि बिगिनिंग के अंदर जो लैंडलाइन फोन थे वो बड़ी डिस्कवरी मानी जाती थी, मानी जाती थी कि नहीं? और जिसके घर फोन, वो तो रिचेस्ट पर्सन में ही आता था। फिर धीरे धीरे मोबाइल आ गया तो फोन आउटडेटेड होने लगे। बस अब मोबाइल में सिम कार्ड है और रेंज आ जाए, बात हो जाए, बहुत बढ़िया। नहीं, धीरे धीरे उसके अंदर कैमरा आने लगा। इंटरनेट नहीं आया था, पहले कैमरा आया, कैमरा आने लगा। अब फोन नहीं भी आया तो भी अपन फोन चला रहे हैं, और फिर इंटरनेट आ गया, और उसके बाद तो हाँ, ये वीडियो कॉल वाला बच्चा सही है, कॉल ही नहीं, वीडियो कॉल। और लगे पड़े हैं भाई साहब, 4 नॉट सेट, 5 नॉट सेट, 7 नॉट सेट चले गए, लेकिन इनका वीडियो कॉल बंद ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना बेटा, कहीं फंस ना जाओ। अब अब अपने को क्या याद रखना है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है,
अब वो जो कीपैड वाला फोन यदि आपको कोई दे दे तो आप कहोगे नहीं इससे अच्छा फोन ही मत दो, और दो तो अच्छा ही दे दो। सो इसी तरीके से मेडिसिन के अंदर भी कल जो सिटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, आज हमारा पैट स्कैन आ गए, और सिटी स्कैन तो ऐसे चलते चलते एक्सरे जैसे करवा लेते हैं, हाँ सिटी स्कैन करवा लेना, हमने अच्छा हाँ बोले करवा लो, और कॉस्ट भी काफी हद तक रिड्यूस हो गई टेक्नोलॉजी। सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस साइंटिफिक होगी और वो प्रूफ के थ्रू ही हो पाएगी, अदरवाइज लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, आंसर बताओ। A condition or characteristic that takes on different values or categories is called as, है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होगी वो क्या होगी, वेरिएबल, और जो फिक्स होगा उसको क्या कहेंगे, और कांस्टेंट क्या है कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो आगे आगे पढ़ेंगे हम हाइपोथेसिस में, डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं। सो वेरिएबल्स के जो टाइप्स मैंने बताए थे और एग्जाम में इनका क्वेश्चन आता है, रिसर्च के अभी तक जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो तो मैंने एज इट इज लिए कि कम से कम आप थ्योरी के साथ साथ वो क्वेश्चन तो कर पाए। और कुछ बच्चे हम बीच बीच में फोटोग्राफ लेते हैं, मैंने देखा क्या करते तुम लोग इस फोटो का बच्चों, बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास, जो मैंने कह दिया ये बुक में, तो मेरे पे भरोसा नहीं किया तुम लोगों को, हाँ? नहीं है। और ये जो फोटो है ना, पढ़ते तुम लोग इस फोटो में से, मुझे सच में जानना है, और जब तुम ढूंढोगे तो फोटो मिल जाएगा क्या? मैं खुद कभी कभार मेरे को किसी को बर्थडे विश करने के लिए फोन में ना फोटो ढूंढ रहा होता है यार, उसका कोई फोटो मिल जाए, तो फोटो ढूंढते ढूंढते पता चलता कितना अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं, उसमें पढ़ाई वाला कैसे मिलेगा, मुझे तो डाउट है। ये जो स्क्रीनशॉट्स और फोटो वाली पढ़ाई है ना, मैं तो पर्सनली यकीन नहीं करता, हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, आपने कोई फॉर्मूला निकाल लिया हो, बट उतना इफेक्टिव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा हाथ को तकलीफ दे दो और कुछ लिख दो, वो ज्यादा बेटर और इफेक्टिव होगा। इसका आंसर बताओ, वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड एज। यस, इस पे आंसर तो इन दोनों में से ही होगा, कैटेगरिकल या इंटरवीनिंग तो नहीं होगा। ये ऑनलाइन बच्चे बहुत स्मार्ट है, उन्होंने आंसर भी दे दिया अभी तक। अच्छा, इंडिपेंडेंट कौन कौन कह रहा है, हाथ खड़े करो। अच्छा, प्रॉपर्ली रेज योर हैंड्स ऐसे जैसे लगे ना कि हाँ अभी भी आप लोगों के अंदर एनर्जी है। इंडिपेंडेंट वाले ओके, और डिपेंडेंट वाले ओह गुड, पक्ष विपक्ष सब है, और मुझे पता है वो कैटेगरी वाला भी होगा मना करने के बावजूद भी। कौन है, कोई नहीं इस बार, नोटा नोटा नन ऑफ द अबव। सो कैसे सोचा आपने, पहले हम इनको पूछ लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल वालों को, कि आप कैसे कह रहे हो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू बी अ कॉज, यानी कि इट कैन कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, ये किसी वेरिएबल में चेंज का कारण बन सकता है। अरे मैंने पहले डिपेंडेंट वालों से पूछा ना कि उन्होंने क्या सोच के बताया, ऐसे ही। सो यहाँ आप दो चीजें याद रखोगे, एक होगा कॉज और एक होगा इफेक्ट। और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मामला क्या है, निर्भर और आत्मनिर्भर है ना, कौन दूसरों पे डिपेंडेंट है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कौन सा, यानी कि उस पे बाकी डिपेंड हो सकते हैं लेकिन ये उस पे किसी और पे डिपेंड नहीं होगा। तो कॉज और इफेक्ट की ये रिलेशनशिप समझना है हमें। जैसे हम कहते हैं इफेक्ट है सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन इज द इफेक्ट, रिजल्ट नॉट दैट आर। ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है किस पे, आप पे, हम पे, आपके प्रयासों पे, एनवायरनमेंट पे। यस, देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ इफेक्ट। हो सकता है कि नहीं, यदि कॉज या प्रयास कमजोर हो गया तो इफेक्ट भी कमजोर, या फिर प्रयास बहुत जबरदस्त होगा तो इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, होगा कि नहीं? यानी हम कम ज्यादा क्या कर सकते हैं, रिजल्ट कम ज्यादा नहीं कर सकते, प्रयास कम ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं? सो कॉज इज इंडिपेंडेंट एंड इफेक्ट इज डिपेंडेंट। समझ पा रहे हो आप? और इसका एक फेमस हाइपोथेसिस का जन्म भी इसी कॉज इफेक्ट से हुआ था कि टोबैको कॉजेज लंग कैंसर या स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। इस हाइपोथेसिस का जन्म, पहला हाइपोथेसिस इसी प्रकार से रिसर्च में शुरू हुआ था। यानी लंग कैंसर होगा या नहीं होगा, किस पे निर्भर करेगा, स्मोकिंग पे। यस, सो स्मोकिंग इज द कॉज एंड लंग कैंसर इज इफेक्ट। सो आपको याद रखना है कि इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। यस, इफेक्ट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है, कॉज। और आपको आगे याद रखना, हम मैनिपुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंट करते टाइम, कम ज्यादा करके देखेंगे कि स्मोकिंग बंद कर दी तो अब क्या होता है, ये कर दिया तो अब क्या होता है। यानी कि मैनिपुलेशन, चेंज कौन से वेरिएबल में करेंगे, तो ऑब्वियसली चेंज कॉज में ही होगा। किस पे होगा, कॉज में मैनिपुलेशन होगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन होगा, और उसका इफेक्ट देखेंगे किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी हमने एक्स्ट्रा क्लास ले ली, ये क्या है, प्रयास। अब देखते हैं रिजल्ट में कुछ एक्स्ट्रा आया या नहीं। सो दिस इज एक्सपेरिमेंट, यानी हम मैनिपुलेट किसको कर रहे हैं, कॉज को, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हम क्या देखना चाह रहे हैं, इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। काफी आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और किसी तरीके से रख रखा है कि आप लोगों ने, कॉज और इफेक्ट हर बार बोलना पॉसिबल नहीं है, तो समटाइम्स दे कैन बी जस्ट रिस्क फैक्टर्स। क्या ये टोबैको कॉजेज लंग कैंसर का हाइपोथेसिस सही ऐसे नहीं जन्मा था। सबसे पहले हमने जब स्टडी करी एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हमेशा, तो टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, इतना तो वार्निंग लिखी रहती थी कि टोबैको से कुछ नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चला। सो पहले जस्ट वार्निंग क्या थी कि टोबैको कॉजेज सम हार्म, यानी कि इट इज इंजरियस टू हेल्थ, हार्मफुल। फिर और स्टडीज हुई कि इट इज रिलेटेड टू कैंसर, और ज्यादा रिस्क, मे बी स्मोकिंग कर रहे हैं तो लंग कैंसर, या ओरल टोबैको च्यू कर रहे हैं तो ओरल कैंसर। यस, सो वो रिस्क थी, तो उन्होंने बाद में क्या लिखा कि टोबैको मे कॉज, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं थे, एसोसिएशंस थी कि टोबैको यूजर्स में कैंसर ज्यादा है, बट इसकी वजह से ये ऐसा नहीं बोल पा रहे थे, तो फिर था कि टोबैको मे कॉज कैंसर। और रिसर्च हुए और फिर पता चला कि मे कॉज नहीं, इतने अमाउंट में इतने साल तक टोबैको इस फॉर्म में यूज करने के बाद कैंसर होता ही। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर से पॉजिटिव फैक्टर बन गया और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ गई, आ गई कि नहीं? और अब तो यही वार्निंग नहीं, टोबैको किल्स, कैंसर होता है उससे लोग डरते नहीं है, क्या लिखा हुआ है, टोबैको किल्स, और बड़े बड़े फोटोज भी लगा रहे हैं, ये कैंसर वो कैंसर ऐसा। लेकिन लोग, आप लोगों के खिलाड़ी, तुम लोग भी, हाँ,
बीड़ी जलाई ले, जर्दा, गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, इससे कुछ भी कूल नहीं होने वाला बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। और हमारे क्लीनिंग वाले स्टाफ आके बार बार बताते हैं कि सर टॉयलेट के फ्लश के अंदर, फ्लश के पीछे ये मिला, खैनी, गुटखा, जर्दा, किसके हैं वो? हाँ, तुम्हारे नहीं है? अच्छा, तुम लोग झूठ बोलेंगे ना, एक्सपर्ट हो, मैंने अभी भी बताया था, अपनी कोई वीकनेस है तो एक्सेप्ट करो और सुधार करो। बताया था कि नहीं? तो बताओ किस तरह का था वो, दोबारा रखोगे क्या? और चाय के बाद तो बेटा तू क्या सुधार करेगा? यस सर, यस सर, हर चीज में यस सर नहीं बोलना होता, सुधार करेंगे। मैंने तो पूछा था दोबारा रखोगे, उसमें यस सर बताया था इसने, दूसरी जगह रखेंगे। और यूज नहीं करते थे तो क्या मोती बना रखी है? हाँ, और तुम ही लोग होते हैं भाई बड़ा कूल है, एक रील बनाता हूँ करके, जो नहीं करते ना वो दूसरों को ज्यादा मोटिवेट कर रहे होते हो। वेरी गुड, सो कूल। तुम लोग इनको ये हाइपोथेसिस बता देना अगली बार, ठीक है, ये पढ़िए। एनीवेज, ऐसे बुराइयां खत्म नहीं होती मेरे कहने से, बट कोशिश करनी है कि अपने को लंबा जीना है, वरना नौकरी लग भी गई, बचे ही नहीं तो क्या करोगे? है ना? तो ऐसे सुसाइड नहीं करनी है अभी, ध्यान रखना है। और आपको कूल चीजें बहुत सारी है जो आप और कर सकते हो टोबैको यूज के अलावा अभी। और एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ चेंज। मेरे कहने से आप मान जाओगे ऐसा नहीं है, थक के पढ़ेंगे तभी मानोगे, बट मेरा काम है कहना, वो मैंने बता दिया। तो ये दोनों वेरिएबल क्लियर हो गए। कॉज कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट। इफेक्ट कौन सा होता है? डिपेंडेंट। वेरी गुड। और टोबैको यूज नहीं करना है, ये तो फिक्स ही है कि नहीं? सो वेरिएबल्स 3 प्रकार के होंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट तो मैंने बता दिया। वेरिएबल मतलब समथिंग व्हिच वेरीज इन आवर रिसर्च। और आपने एक डेमोग्राफिक वेरिएबल पढ़ा था कि नहीं? और वो केस स्टडी केयर प्लान पेशेंट की फाइल में सबसे पहले लिखा हुआ था ना, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और डेटा या वेरिएबल्स लिखा रहता है कि नहीं? नेम, एज, जेंडर, वेट, हाइट, एड्रेस, मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग, याद आ रहा है? दैट इज वेरी बेसिक। और जो पेशेंट का पर्सनल प्रोफाइल होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक वेरिएबल। डेमो इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, जो उसकी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, दैट इज डेमोग्राफिक वेरिएबल। मैं इसलिए बता रहा हूं, इस पे भी एमसीक्यू आया है, तुम रट रट तो चले गए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और वहां आ गया डेमोग्राफिक वेरिएबल, अगर ये तो बताया ही नहीं सर ने। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल क्लियर है सबको? जैसे मैं पूछूं कि आपका नाम ये है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच वेरिएबल, तुम कहोगे सर मैं तो टोबैको यूज कर रहा हूं, टोबैको इज द कॉज, सो आई एम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा नहीं ये क्या है? डेमोग्राफिक वेरिएबल। और आप जेआईएनसी के स्टूडेंट हो, ये क्या है? ये भी डेमोग्राफिक वेरिएबल ही है। और हर एम्स में जा जाके इसको बताना है आप लोगों को, बताओगे कि नहीं? या फिर वहां जाके बताओगे कि मैं तो पैदा ही इंटेलिजेंट थी, मैं तो कोचिंग कोचिंग कमजोर लोग कहते हैं ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 महीना पढ़ के कैसे सिलेक्ट हुए, ऐसे कैप्सूल बांट रहे होंगे वहां पे, करोगे ऐसा? हाँ, तुम कहोगे सर आपको कैसे पता चलेगा? मेरे को सब पता चलता है, अभी से पता चल रहा कौन कौन ऐसा करेगा, बता दूं क्या? कल से तुम आना बंद कर दोगे। सो वेरिएबल में दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट, और यू कैन से सम कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ऑब्जेक्ट, ये वर्ड भी हम यूज करते हैं सैंपल्स के लिए। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा क्या? वो पेशेंट और क्लाइंट नहीं कह रहा, ऑब्जेक्ट, माय ऑब्जेक्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं कह रहा। सो ऑब्जेक्ट नॉर्मली हम नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं, बट यूज कर सकते हैं रिसर्च में ऐसे। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो आपने पढ़ लिया। जैसे एक एग्जांपल होगा कि यदि अच्छी प्री ऑप केयर आप देंगे तो पोस्ट ऑप रिकवरी फास्ट होगी, ये एक स्टेटमेंट है। यस, अच्छी प्री ऑपरेटिव केयर अच्छी रिकवरी का कारण बन सकती है, बन सकती है कि नहीं? तो प्री ऑप केयर कौन सा वेरिएबल हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये अच्छी होगी तो ही रिकवरी अच्छी होगी, तो रिकवरी क्या है? डिपेंडेंट। यस। और बाकी स्मोकिंग वाला तो मैंने भी बताया, या हाई फैट डाइट में कॉज कार्डियक डिजीजेस, सो या हाई फैट डाइट जो है वो क्या है? कॉज। सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इनके डिपेंडेंट वेरिएबल्स आप समझ सकते हो क्या क्या हो सकते हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज पॉसिबल इफेक्ट, जैसे गुड प्री ऑप केयर रैपिड पोस्ट ऑप रिकवरी का कारण बन सकती है, या स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, या हाई फैट डाइट कैन कॉज हार्ट डिजीज। सो अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट परमानेंटली आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। और क्या पढ़ना बाकी है फिर बताओ? होमोजीनस और हेटेरोजीनस वेरिएबल्स भी होते हैं। आपके फ्रेंड जो होते हैं वो आपके जैसे लोग होते हैं, मैं उसको बंद कर दो ना ढंग से, होता नहीं क्या वो? लॉक नहीं है? किसने तोड़ा? था ही नहीं। आपके फ्रेंड या आपको कैसे लोग पसंद होंगे? जो आपके जैसे हो, आपसे मिलते जुलते हो, या आपके बहुत अपोजिट हो। आप किन टीचर से ज्यादा रिलेट कर पाओगे? जो आपसे ज्यादा मिलता जुलता है। लाइफ स्टोरीज में भी। यस, मेरे जैसे कभी कभार आने वाले हमसे पढ़ाने वाले लोग हैं ऐसा। हाँ, तुम्हारा नाम लेते रहते ना इसलिए हो सकता है, क्योंकि इन्होंने रिलेट कर लिया, क्योंकि श्याम सर भी इनको डायरेक्ट टारगेट करके कुछ बीच बीच में जोक्स मारते होंगे ना, और हो सकता है कोई क्वालिटी उस बच्चे को पसंद आई, अच्छी बात है। मुझे पता नहीं ना, क्योंकि मैं क्लास अटेंड नहीं करता। सो हम नॉर्मली होमोजीनस ग्रुप को ही रिलेट करते हैं, बट वहां अपनी ग्रोथ नहीं होती। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके और आपके फ्रेंड के मार्क्स में 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। 10% तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ। कौन कौन ऐसे हैं? कौन कौन है 10% से ज्यादा डिफरेंस वाले फ्रेंड की? मेरे इनसे 10% कम आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, फिर भी हम फ्रेंड है, और वो तो कितने टाइम से? या आपके 10% बढ़ जाएंगे या इसके 10 कम हो जाएंगे, फिर भी दोस्त कौन है आपके? ये सभी। तो मैं तो अलर्ट करूंगा फिर भी तो नंबर के अलावा कुछ और ट्रेट भी मैच कर रहे होंगे ना। बाकी ये दोस्त मदद भी करते हैं, नंबर लाने में नहीं करते, और कामों में करते हैं। जैसा वो उस दिन आकाश बता रहा था, उसकी इंजरी हो गई, ऐसा हो गया, तो ये लोगों ने मदद करी थी, जो वहां बैठे उनकी तरफ इशारा करके बता रहा था।
और वो सिलेक्ट हो गया और ये बच्चे अभी तक वही डटे हुए हैं, हैप्पी टू हेल्प। नहीं ऐसा नहीं, हेल्प करने वालों का भी अच्छा होता है, जरूर अच्छा होता है, पर साथ में पढ़ना भी पड़ता है, सिर्फ हेल्प करने से अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे तो बने हुए रहना हर हाल में। सो हीटेरोजेनेसिटी इज रेंज, जैसे एक डेटा है x और दूसरा एंड है y, सो इसके बीच में यदि गैप ज्यादा होगा सो दिस डेटा इज हीटेरोजेनस। सपोज क्लास के अंदर आउट ऑफ 100 में मार्क्स की बात करूं, सो लोएस्ट इज 4 एंड हाईएस्ट इज 94, सो अपन कहेंगे दिस ग्रुप इज सो हीटेरोजेनस, किसी के 4 आ रहे हैं, किसी के 94 आ रहे हैं। और अपने यहाँ तो -10 वाले बच्चे भी फाइटर है अभी तक, है ना? कौन है -10 वाले? कम से कम माइनस में तो बच जाओ। अभी वो शुरुआत वाले टेस्ट में चले जाते हैं क्योंकि उनको ना एमसीक्यू आया तो अटेम्प्ट करना ही करना है, ये माइंडसेट रहता है, खोने को कुछ नहीं। बाद में पता चला खोने को तो बहुत कुछ है। तो 0 ठीक है माइनस के मुकाबले, ये इंप्रूवमेंट है। -10 से -5 कम होता है, फिर 0 -5 से भी कम होता है, और फिर चेंज शुरू होता है कि नहीं? ओके गुड। लेकिन यदि मैं कहूं कि हमारी क्लास में जस्ट 70 से 90 मार्क्स के बीच ज्यादातर बच्चों के नंबर आए, सो दिस सीम्स द ग्रुप इज क्वाइट होमोजेनस, उसमें वेरिएबिलिटी कम। तो हम एज ए रिसर्चर क्या करते हैं, कभी कभार हम चाहते हैं कि ग्रुप होमोजेनस हो, तभी हमारे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आएंगे। कभी कभी हम चाहते हैं कि होमोजेनस नहीं हो, हर एस्पेक्ट कवर करें, तो हम ग्रुप को पर्पसफुली हेटेरोजेनस रखते हैं। यदि हम कंपेयर करना चाहते हैं दोनों ग्रुप को, तो वो दोनों ग्रुप होमोजेनस होंगे, तभी वो कॉम्पीट कर पाएंगे। यस, वरना यदि आप गधे की रेस घोड़े से करवा लोगे तो कौन जीतेगा? मुझे पता, तो पक्का गधे को जिताओगे, क्योंकि मैंने बताया था कौन किससे ज्यादा रिलेट कर सकता है। किसको जिता रहे तुम लोग? देखा, बदल गए, वेरी गुड। यानी कंपटीशन फेयर हो, इसलिए हमें होमोजेनस रखना पड़ता है ग्रुप। कई बार हम कंपटीशन जैसी बात ही नहीं है, जितना हो सके ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक पता करना चाहते हैं, तब हमें होमोजेनिसिटी नहीं हेटेरोजेनिसिटी रखनी पड़ती। सो ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं। सो हेटेरोजेनिसिटी इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, होमोजेनिसिटी इज रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी, यानी कि लगभग सिमिलर ग्रुप, लगभग सिमिलर ग्रुप। और यहाँ पर एक वर्ड आएगा जिससे हाइपोथेसिस पढ़ा ना हमने, तो हाइपोथेसिस तो क्या था? पॉसिबल रिजल्ट, है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द स्टडी, या वेरिएबल एक्स और वाई के अंदर पॉसिबल रिलेशनशिप क्या हो सकती है, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप क्या हो सकती है। यस, आपका हाइपोथेसिस है कि नॉट सेट 7 पार, ये आप लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया, दैट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स। कोई डाउट है इसमें? नॉट सेट 8 किसने सोचा था कि 7 में तो चांस नहीं है, 8 में देखेंगे, है क्या कोई? वो आज नहीं बनाएंगे, वो तो अपन 7 होने के बाद बनाएंगे यदि जरूरत पड़ी तो, पर आज तो 7 में अपना बेस्ट देना है कि नहीं? ओके गुड। लेकिन हर जगह हाइपोथेसिस नहीं हो सकता, कॉज इफेक्ट इटियोलॉजी या एक्सपेक्टेड आउटकम आपको पता ही नहीं है कि आगे होने वाला। जिसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया उसके 9 से 7 8 कुछ पता ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं भाई हमारा तो कोर्स पूरा हो जाए, एक बार पढ़ना कैसे ये समझ जाए, क्लास में आना कैसे, लगातार बैठे कैसे रहना है ये समझ लें। अभी हाइपोथेसिस बनाने का तो हमारे पास टाइम क्या ही, यानी हर स्टडी में हाइपोथेसिस नहीं होता, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस होता है, लेकिन उससे पहले तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। वो क्या सोच के आया यहाँ पर कि मैं यहाँ क्लास में आऊंगी, पूरे 5 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगा, पूरा कोर्स होने तक जोधपुर में टिक जाऊंगा और बिना बहाना बनाए प्रयास करता रहूंगा, और यदि ये पूरा हो गया तब आगे और सोचा। समझ रहे हो? यानी कि दे आर अज्यूमिंग सर्टेन फैक्ट। ये अजम्पशन जो है वो अवधारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अजम्पशन के बेसिस पे आप यहाँ आए हो कि आप जोधपुर में रह पाओगे, आप लोगों के साथ एडजस्ट कर पाओगे, आपको घर की याद नहीं आएगी, अचानक से मम्मी बीमार पड़ गई ये बोल के वापस नहीं जाऊंगा। तो कई लोग तो अजम्पशंस पे खड़े उतरते हैं। कई लोग यहाँ आते हैं और तीसरे दिन आके कहते हैं कि सर ऑनलाइन दे दो। हमारा क्या हुआ बेटा? हवा सूट नहीं हो रही, हवा है ही नहीं हमारे यहाँ, सिर्फ गर्मी है। बोले हाँ वही सूट नहीं हो रही। तो क्या सोच के आए थे? जोधपुर के बारे में पता नहीं था क्या पहले यहाँ बर्फ पड़ती है, ये सोच के आए थे? बोले नहीं सर वो तो पता ही था, बट मेरे को लगा कि मैं एडजस्ट। तो हमने कहा करना कोशिश तो कर, 2 ही दिन हुए, 2 दिन में क्या पता चलता है? बोले नहीं सर 2 दिन हो गए, 2 दिन में बहुत कुछ पता चल गया। एक्चुअली उनको क्या पता चल जाता है कि अपने बस की बात, बाकी एनवायरमेंट वगैरह तो सब माया है। क्या है वो? माया। कुछ बच्चे कहते हैं सर अचानक से ना मम्मी को ऐसी बीमारी डायग्नोस हो गई है कि मम्मी मेरे बिना रहेगी, खाना भाई तेरी नौकरी लग गई तो? वो तो लगेगी तब। हाँ, ये सब ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं बेसिकली। तो वो सोचे कुछ और आए होते हैं, और एक्चुअल सिचुएशन के अंदर जब खुद को टेस्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि यार जो मैंने सोचा था वैसा तो हो ही, बिकॉज फ्रॉम डिस्टेंस इट मे लुक इजी, बट आप लोग तो फाइटर हो कि नहीं, डटे हुए हो कि नहीं? जाने का मन तो किया होगा लेकिन गए, और आगे भी मन होगा लेकिन जाना। वेरी गुड, जाना है तो सिलेक्ट होके ही। हाँ, पहले जाके भी क्या कर लोगे? वो लोग तो वही है जो इंतजार कर रहे हैं कि मैंने कहा था ना तुमसे, और देखो तुम आ गए वापस। तो पढ़ते रहना, लगातार प्रयास करते रहना। और ये अजम्पशन क्या चीज है, इसका रिसर्च में क्या रूल है? इसमें एक बच्चा कल परसों आया हमारे पास, हमारे 12th का बच्चा, जस्ट अभी नीट का पिछला एग्जाम देके आया, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है वो। इस उम्र में अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है इसलिए मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोगों से भी रिलेट हो सकता है। वो बच्चा हमारे किसी नॉन के थ्रू 50 फोन करवाने के बाद आया। अपना बॉयज हॉस्टल में जगह नहीं थी, फिर भी हमने कैसे करके अकोमोडेट करा। दूसरे दिन उसके पापा फोन करे, उसके पापा कहीं दूर रहते हैं, जो नॉन थे वो बेचारे किसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल ऑफिसर है, वो आए। बोले साहब ये कह रहा है आपके यहाँ तो पढ़ाते ही नहीं है। हमने हैं तो हम कर क्या रहे हैं भाई साहब? बोले यार इसके कोई पढ़ाते नहीं, और जो आप पढ़ाते हो वो तो सब हमने पढ़ रखा है। तो मैंने क्या सोच के आया था, कुछ नया पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे तेरे को नीट की जगह। फिर मैंने कहा तूने ये सब पढ़ रखा है? बोले हाँ पढ़ रखा है। नीट दी है? बोले हाँ दी है। कितने नंबर आए? तो बोला 120। जहाँ लोगों के 720 में से 720 आ रहे हैं, इसके आए 120। और मैंने कहा 120 तो कोई तुक्का मारे उसके भी आ जाते, तुम्हारे भी आए थे। 620 कहाँ बेटा, 660 वाले को नहीं है, और 720 में से 720 वाले सभी लोगों को एम्स नहीं मिल रहा इस बार। ठीक है, एम्स मतलब दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा, बाकी वाले मिलेंगे। तो अब इस बच्चे ने क्या करा, प्रोजेक्शन यूज करा और वो सब तरीके अपनाए। उनके घर वालों को मैंने बता दिया अब ये भागेगा आपके,
यदि आप इसको रोक सकते हो तो रोक लो, बाकी इसने तो अजम्पशन तैयार कर रखा है। यानी आपको जज क्या कर रहा है, टीचिंग, खाना, कूलर की हवा नहीं आती उस कोने में, बीच में लाइट जाती है, तो आप इतनी दूर से सब यही टेस्ट करने आए थे कि जोधपुर में लाइट जाती है कि नहीं है, जेएनसी में खाना मेरे लायक होगा कि नहीं, ये चेक करने आए हो। ये जस्ट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाले कुछ फैक्ट थे, बट आपका गोल तो इससे कहीं बड़ा है कि नहीं बच्चों। इसलिए मैंने कहा खाने में तेल हो, मिट्टी हो, लाइट आए जाए, गर्मी हो, धूप हो, कूलर कम हवा दे, बेड में रोशनी कम आए, चल के आना पड़े हॉस्टल से, गली में गोबर हो, फर्क। क्योंकि जिसका ध्यान अपने गोल पे होगा उसको तो एम्स दिखेगा और बाकियों को क्या दिखेगा, गोबर। अपने को गोबर है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे चल के आने का ना भाई है? तो गोबर तो हमेशा रहेगा, भारत में रहेगा कि, और अपन यदि वही रह गए तो क्या पता वो गोबर डालना भी पड़े बाद में। सो अजम्पशन में इसलिए इतना समझा रहा हूँ कि दे आर बेसिक फैक्ट बिलीव टू बी ट्रू, है ना। यानी कि ये वो चीजें हैं जो हम मान के चलते हैं कि वो सही होगी और वो हमें फैसला लेने में मदद करती है। आप मान के आगे इतनी दूर, कोई बच्चा त्रिपुरा से, मणिपुर से, केरला से, असम से, एमपी से, यूपी से, हरियाणा, हिमाचल, पूरे भारत से यहाँ आए हो, मान के आए हो ना। ये नहीं कि पहले चेक करने भेजा किसी को, 3 महीने रह के आज जोधपुर में, है ना, क्या मामला है, तो उसमें तो बहुत टाइम चला जाता। सो दीज आर फैक्ट बिलीव टू बी ट्रू। यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हो आप इसको, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ हमें उनको सही मानना ही पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन। जैसे अभी आपका कंप्यूटर है, मान लो आप नॉट एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या ये दुआ करके जाओगे कि कंप्यूटर नहीं चला तो क्या साथ में लेके जाऊं? आप कोशिश करोगे कि हाँ यार सब कुछ सही होगा, चलेगा कंप्यूटर तो, या चलेगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, उसी एंजाइटी में बैठे हुए हो। या फिर मैं सेंटर ढूंढ पाऊंगा कि नहीं, सेंटर ढूंढ पाऊंगा कि नहीं, हॉल टिकट गुम तो नहीं होगा, हॉल टिकट गुम तो नहीं होगा, आधार कार्ड गुम तो नहीं होगा, ये सोचते रहोगे क्या? एक बार रख लिया, चेक कर लिया है, बस बाकी सब चीजों पर यकीन करके जाना ही पड़ता है। सो अजम्पशंस आर फैक्ट बिलीव टू बी ट्रू, ये हमें गाइड करते हैं, जिससे हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं ये देखते हैं। सो दीज आर टेकन टू बी करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर कोई बच्चा दूर से आता है तो हमें पता है, मान के चलते हैं कि उसके लिए स्ट्रेसफुल है, और 2-4 दिन में ये सब वो ट्राई करेगा जो मैंने अभी एग्जांपल में बताए, और हमारी टीम को हम बता के रखते हैं कि तुम उनको इस तरह से हैंडल करने की कोशिश करो। यस, और ये हम आपको भी बता के रखते हैं कि आपके साथ ऐसा होगा, यदि हो रहा है तो कोप अप करने की कोशिश करो। सो ये हेल्प कर रहा है कि नहीं अपने सिलेक्शन में, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसी से सिलेक्शन हो जाएगा और यही हमारा विजन है। सो अजम्पशंस आर जस्ट सम फैक्ट्स व्हिच यू बिलीव देम एज ए ट्रू, और ये हम सिर्फ दिशा दिखाते हैं हमें, ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम इनको सही मानते हैं। इनको साबित करना हमारी रिसर्च का पर्पस नहीं है। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, प्रूव या डिसअप्रूव करेंगे, बट अजम्पशन को जस्ट मान के चलते सही है। हो सकता है उसमें से 2-3 गलत भी हो गए होंगे, बट उनकी वजह से हमने अपना प्लान जो बनाया है वो सही बना लिया। समझ पा रहे हो अजम्पशन? और जहां हाइपोथेसिस नहीं होता वहां अजम्पशन हाइपोथेसिस को डेवलप करने की एक बेस के तौर पे काम करता है। अब जो मेन चीज है वो है रिसर्च प्रोसेस। और जैसा आपने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नर्सिंग प्रोसेस, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है नर्सिंग में आते ही, सिखाया जाता है कि नहीं? और आपने नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ रखे हैं, किसने दिया वो तो याद नहीं आया, स्टेप्स बताओ नर्सिंग प्रोसेस के। पहला स्टेप असेसमेंट, ओके वेरी गुड। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल उसके स्टेप में आता है क्या? वो तो केयर प्लान के फॉर्मेट में आता है जो आपने बनाया होगा, उसमें गोल की ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ओके, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। सो गोल, ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेड आउटकम, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, कई तरीके के गोल लिखने पड़ते हैं। असेसमेंट में भी ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, मेजरमेंट्स, कई तरीके के आपको डेटा लिखने पड़ सकते हैं, बट इट इज अ प्रोसेस एंड इट इज ऑनगोइंग। कि यदि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो यू रीप्लान एंड इंप्लीमेंट टिल यू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो सेम रिसर्च में जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और ये थोड़ा थोड़ा नर्सिंग प्रोसेस से मिलता जुलता ही होगा। सो रिसर्च जब हम लिखते हैं उसको हम थीसिस या डिसर्टेशन कहते हैं। सुना है आपने ये नाम? थीसिस तो एटलीस्ट सुना होगा, और ये रिसर्च की भाषा में हम डिसर्टेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट या रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा कुछ नाम देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसमें चैप्टर्स होते हैं, जैसे बुक्स में चैप्टर्स होते हैं ना, ऐसे कुछ चैप्टर्स भी लिख सकते हैं आप। तो यदि प्रोसेस है तो उसके अंदर कुछ फेजेस होंगे, क्या होगी, फेज। जैसे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हो इन्फेंसी से लगा के ओल्ड एज तक, तो फिर वहां हर फेज में कुछ माइलस्टोन्स होते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हर फेज में कुछ स्टेप्स होंगे, क्या होंगे? अभी स्टेप्स लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ लोग 2 स्टेप्स को एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं, कुछ जगह 2 स्टेप्स साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं, ये और ये, बट आपके गाइडलाइंस के लिए हम मोटे तौर पे फेजेस के अंदर स्टेप्स भी बताएंगे नर्सिंग प्रोसेस के। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछा है आपको यहाँ, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन व्हिच सेक्शन ऑफ रिसर्च प्लान। जो ओवरऑल आपका प्लान होगा उसमें पार्टिसिपेंट्स यानी कि सैंपल्स कि आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ये कौन से सेक्शन में आप डिस्क्राइब करोगे? इंट्रोडक्शन, मेथड्स, एनालिसिस, डिस्कशन। पढ़े ऐसे मेथड्स कुछ इंट्रोडक्शन में, डेटा एनालिसिस में? डेटा तो तभी एनालाइज कर पाओगे ना जब डेटा कलेक्ट करोगे, कलेक्ट तभी कर पाओगे जब सैंपल लोगे ना, तो सैंपल को कहां डिस्क्राइब करोगे? आपको याद रखना है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ही सब कुछ डिस्क्राइब होगा, मेथड्स, यानी कि कब कहां कैसे ये रिसर्च होगा, दैट एवरीथिंग विल बी डिस्क्राइब्ड इन मेथोडोलॉजी। सो रिसर्च मेथड्स या मेथोडोलॉजी वो चैप्टर होगा जिसमें हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सैंपल होगा, कितने सैंपल होंगे, कैसे सैंपल सिलेक्ट करेंगे, और उनसे डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सब डिटेल्स उसमें आएगी, और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस के तौर पे। यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों को? हाँ अच्छे से बजाओ ना, जब ताली बजानी है तो। ओह वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। रोज ही बजाते हो कि आज ही? अच्छा, ये क्लास खत्म होने का इशारा है ना? हाँ, बट पढ़ने की कोशिश करते रहना, और बुक्स में देख लेना, कोई डिफिकल्टीज है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना। ओके देन, थैंक यू। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल है आप लोगों के?
आवाज मुझे दबी दबी सी लग रही है। ओके, सो हमने नर्सिंग रिसर्च का एक फर्स्ट पार्ट पढ़ रखा है कुछ दिन पहले, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और नर्सिंग रिसर्च के बेसिक प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक सबको सुनाई दे रहा है? और फोकस करिए और पढ़ने की कोशिश करते रहना है। द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन। सो आप नॉलेज जमा कर करके, नोट्स जमा कर करके, स्क्रीनशॉट जमा कर करके, फोटोकॉपीज, पुराने पेपर्स जमा कर करके, यूट्यूब पे ऑफलाइन वीडियोस डाउनलोड कर करके, 100 चैनल सब्सक्राइब करके इंटेलिजेंट बन जाओगे और सिलेक्ट हो जाओगे, यदि ऐसा सोच रहे होंगे तो शायद मुश्किल होगा। देन यू हैव टू डेवलप इमेजिनेशन, सोचने की शक्ति, इमेजिन करने की शक्ति। और अब नर्सिंग में एक बहुत बैलेंस्ड पेपर आता है, हर सब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। लेटेस्ट एग्जाम ये सही का इसका एक बढ़िया एग्जांपल है। सिलेबस में जो सब्जेक्ट लिस्ट करे थे, सोशियोलॉजी तक से भी क्वेश्चन आए कि नहीं? तो अच्छे से पढ़ाई करने वाला बच्चा कोई भी एग्जाम आराम से क्लियर कर लेगा, और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ने वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। सो डेवलप दैट सेंस ऑफ इमेजिनेशन, और उस इमेजिनेशन के साथ क्वेश्चन को किसी भी तरीके से यदि पूछेंगे तो भी आप आंसर दे दोगे। सो हमने कुछ इंट्रोडक्टरी कांसेप्ट्स देखे थे पहले, और उस इंट्रोडक्टरी कांसेप्ट्स में से मैंने आपके लिए ये सही में आया हुआ क्वेश्चन ही लाया हूँ यहाँ पर जस्ट वापस। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल्स मींस जो चीज वेरी करती है रिसर्च में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं जनरल भाषा में। और दो मेन प्रकार के वेरिएबल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उन्हीं पे से एक क्वेश्चन आया था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टडी का हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में क्या होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में संभावित प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप क्या होगी वो लिखी जाती है। मीन स्टडी का आउटकम क्या होगा या रिजल्ट क्या हो सकता है, संभावित रिजल्ट क्या हो सकता है, वो लिखने की कोशिश होती है, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। यस, सो यहाँ पर हाइपोथेसिस में से आपको वेरिएबल पिक करना है। जैसे अ स्टडी टू असेस मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोलेसेंस इन स्कूल। एक स्कूल के अंदर जो एडोलेसेंस बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल होती है, उनको एडोलेसेंस कहते हैं। उन बच्चों में सेल्फ एस्टीम का लेवल किस तरह से वेरी करता है? कब? पहले उनको एक मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन दिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि उनका सेल्फ एस्टीम पहले के मुकाबले कुछ बदला है या नहीं है। समझ पा रहे हो आप? अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इन द स्टेटमेंट गिवन। अब इस स्टेटमेंट के अंदर जो ये मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन है, ये किस प्रकार का वेरिएबल है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इन दोनों में से आपको बताना है। इंडिपेंडेंट, कौन कौन इंडिपेंडेंट के लिए बोल रहा है? कैसे? जो इंटरवेंशन होगा, जो थेरेपी होगी, जो ट्रीटमेंट होगा, जो मैनिपुलेशन होगा, जो इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो क्या होगा? कॉज। कॉज, और उसकी वजह से कुछ इफेक्ट होगा। तो जो कॉज है वो किस प्रकार का वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट। जो इंटरवेंशन होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट होने वाला है, जो कॉज पे निर्भर करेगा, जो थेरेपी पे डिपेंड करेगा कि आउटकम क्या होगा, वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ पा रहे हो आप? सो जो ट्रीटमेंट है यहाँ पर या जो इंटरवेंशन है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। बाकी डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी स्टडी के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता? तो आपको बताना था सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोलेसेंट। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में मीडियम होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस इंटरवेंशन का उस पे इफेक्ट कितना हुआ है। और कंपाउंडिंग का तो मैंने बताया था, जो प्रेजेंट विद इन जो सैंपल है उसके साथ ही कोई मौजूद है, वो कंपाउंडिंग वेरिएबल कहलाता है। जैसे आपकी एज, जैसे आपका अटेंशन स्पैन, जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ, व्हाटएवर इट मे बी। और एक्सट्रीनियस का मतलब क्या होता है? ये एनवायरनमेंट में मौजूद है। जैसे आप सब कुछ अच्छा कर रहे थे, अचानक से कोई घटना घटित होगी और उसकी वजह से इफेक्ट उतना पॉजिटिव या अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए, ये उसने रिजल्ट को प्रभावित कर दिया आउटसाइड एनवायरनमेंट ने। इसलिए तो हम चाहते हैं आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहो। एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में तो एनवायरनमेंट कंट्रोल होता है कि नहीं? ह्यूमिडिटी, टेंपरेचर और सब कुछ अंडर कंट्रोल। तो आप जब यहाँ आते हो तो क्लास में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, जहाँ आपका अकोमोडेशन है या हॉस्टल है, वहाँ एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, तब आप पढ़ाई पे फोकस कर सको। यदि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे तो रिजल्ट या इफेक्ट पुअर हो सकता है कि नहीं? यस, तो आपको फोकस रहना है और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। सो आंसर बहुत ही आसान भाषा में आपने सर्च कर लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम जो लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, हम जाने वाले रिसर्च प्रोसेस की तरफ। रिसर्च एक प्रोसेस है और इसके कुछ फेजेस होती है, लाइक नर्सिंग प्रोसेस। जैसे नर्सिंग प्रोसेस में पहले असेसमेंट होता है, फिर उसमें आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेके पेशेंट्स की प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो कि नहीं? फिर उसके बेसिस पे आप पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो, नर्सिंग प्रोसेस में बनाते हो कि नहीं? फिर हम गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल, एक्सपेक्टेड आउटकम सेट करते हैं कि नहीं? फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये गोल अचीव करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए या मिनिमाइज किया जाए, और फिर उसमें से कुछ इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट करते हो। फिर इवेलुएट करके देखते हो कि गोल कितना अचीव हुआ, और फिर रीप्लानिंग और वो साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऐसा ही होता है। एक प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, हम कुछ इंटरवेंशन करते हैं, वो सॉल्व हुई नहीं, फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं, हुई नहीं, फिर तीसरा तरीका अपनाते हैं, हुई नहीं। कई बार पहले में हो जाती है, कई बार दूसरे तीसरे तरीकों से होती है। सो दिस इज व्हाट इज लर्निंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को साइंटिफिक तरीके से करना रिसर्च कहलाता है। क्या कहलाएगा? साइंटिफिक तरीके के साथ, यानी हर बार एक फिक्स तरीका अपनाएंगे जो कि साइंस ने प्रूव कर दिया वो प्रभावी है। यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ते तो आप पहले से ही आए हो, 12th तक स्कूल में भी पढ़े, फिर नर्सिंग स्कूल नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़े, कंटेंट यही था। बट हमने एक मेथोडोलॉजी डेवलप करी है जो कुछ हद तक प्रभावी तरीके से रिजल्ट दे रही है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरीके से इस कंटेंट को डिलीवर करने से बेटर लर्निंग होती है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी एग्री करोगे इस बात से, पक्का? ओके, वेरी गुड। सो अब आपको रिसर्च के अंदर हर फेज में कुछ स्टेप्स होंगे, और हमने पूछा है फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस फॉर द रिसर्चर इज। फॉर द रिसर्चर यानी रिसर्चर की तरह से सोचे, सपोज मैं रिसर्चर हूं, मैं अपनी तरफ से आखिरी स्टेप्स क्या हो सकता है जो यहाँ लिस्ट किए उसमें से? एनालाइज द डेटा, इंटरप्रेट द डेटा, कम्युनिकेट द फाइंडिंग और कलेक्ट द डेटा। क्या करना है? कम्युनिकेट,
इंटरप्रेट, एनालाइज। देखो डेटा कलेक्ट करते हैं, पहले रिसर्च में जानकारी जुटाते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, मतलब उसमें से मीनिंग निकालने के लिए कुछ फॉर्मुलेज लगाते हैं, फिर उसमें से क्या मीनिंग निकलती है उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और फिर जो भी नतीजा निकला वो लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग कहते हैं। तो क्या होगा लास्ट? रिसर्च का पर्पस क्या होना चाहिए कि जो भी रिजल्ट है वो लोगों तक पहुंचे और लोग उसका यूज करें। मेन बात क्या है? यूज करें। सपोज हमने बताया कि ये प्रभावी तरीका है मार्क्स लाने का, हमारे रिजल्ट से पता चला, हमने लोगों तक ये बात पहुंचा दी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, बट पर्पस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक लोग इसको यूज करके खुद अपना के नहीं देखेंगे कि रिजल्ट आता है कि नहीं, तब तक तो मेरा एम पूरा नहीं हुआ होगा। क्या? बट वो मेरे हाथ में नहीं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, आप उसको याद रखो कि ना रखो ये आपके हाथ में है। यानी कि रिसर्चर के लेवल पे लास्ट स्टेप क्या है? कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग। लेकिन अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए कि जो भी हमने कम्युनिकेट किया है, लोग उस एविडेंस को, उस प्रूफ को यूज करें और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू चेंज अपनाएं। समझ पा रहे हो? यदि मैं कहता हूँ ये शैम्पू बेटर है, इससे बाल नहीं झड़ता, शैम्पू मार्केट में आ गया, एम पूरा नहीं हुआ, आप लोग जाके उसको यूज करोगे और फिर देखोगे कि आपको उससे फायदा हुआ। क्या ऐसे शैम्पू है मौजूद जिनसे बाल नहीं झड़ते? कम तो हो जाते होंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि बाल तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, और बाल झड़ेंगे तो चिंता होगी ही होगी, और चिंता होगी तो शैम्पू। कुछ लोग तो अभी भी चेक कर रहे हैं हमारे है या नहीं। और यहीं तक नहीं है, अब बाल उगाने वाला बिजनेस बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ भी जो ये पहले पौधे उगाने आता था ना बंदा, यहाँ कम पैसे मिल रहे हैं वो पौधे उगाने में, उसने भी बाल उगाने का काम शुरू कर दिया। प्रोसेस तो वही है, यहाँ से उखाड़ो यहाँ लगाओ, यहाँ से उखाड़ो यहाँ लगाओ। पता है कि नहीं आप लोगों को? और कॉस्ट भी काफी है, 1 लाख रुपीज तक मिल जाता है एक ट्रीटमेंट में। हाँ, नहीं पता है? फिलहाल कोई बात नहीं, पता नहीं हो तो भी जब टकला पति मिलेगा तब उसका ट्रीटमेंट करवाना। तुम सोच रहे हो सर टकला पति का क्यों कह रहे हो, टकली पत्नी क्यों नहीं कह रहे हैं ना? तो इसके लिए फिजियोलॉजी जिम्मेदार है, क्योंकि जो एंड्रोजन है वही एलोपेशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली यंग एज के अंदर। और जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल को कंप्लीटली टकला होने से तो बचाता ही बचाता है टिल मेनोपॉज। हाँ, हो सकता है छोटी उतनी लंबी ना हो जितनी आप चाहते हो, बाल उतने घने ना हो, उतने लंबे ना हो, ये दिक्कतें हो सकती है, बट कंप्लीट बाल्डनेस, उजड़ा चमन नहीं होगा और आपका खर्चा नहीं होगा। कुल मिलाकर इतना तो देखा गया है ना, नॉर्मल तो यही है। और कई कारण हो सकते हैं एलोपेशिया के, वो अलग बात है भाई। समझ गए? तो मैं तुम लोगों का फायदा भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो यदि आपको पूछा जाए कि सिर्फ रिसर्चर नहीं, ओवरऑल लास्ट स्टेप क्या होता, तो आप क्या कहते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, वो हमारा अल्टीमेट एम है। अब ये साइन ने भी नर्सिंग प्रोसेस में एक क्वेश्चन पूछा था, अभी अभी ताजा ताजा पता चला आप लोगों को, और उसको भी उन्होंने मैच द फॉलोइंग में डाला। क्या होता है मैच द फॉलोइंग से? आपकी कंसंट्रेशन टेस्ट होती है, आपको चारों ऑप्शंस आने चाहिए, आप बहुत एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते वहां पर, और लगातार उस क्वेश्चन पे फोकस बनाए रखना है, चारों ऑप्शन पढ़ पढ़ के, दोनों लिस्टें भी देखनी है कि लिस्ट ए में क्या है, लिस्ट बी में क्या है। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, और हमारा अटेंशन आजकल रील जैसे है 30 सेकंड, है ना, तो जब तक अपन डी पे पहुंचते हैं तब तक ए भूल जाते हैं, और इसी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दो लिस्ट है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, या लिस्ट वन या लिस्ट टू, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। तो लिस्ट वन के अंदर फेजेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस है, और लिस्ट टू के अंदर स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस है, और हमें थोड़ा सा सीक्वेंस देखना है कि इस फेज का इनमें से कौन सा स्टेप मैच होता है। वैसे रिसर्च प्रोसेस के अंदर कितने फेजेस होती है ऐसा पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? 4 नहीं होते, यहाँ ऑप्शन में 4 दिख रहे हैं क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं। कितने होती है? 5। तो यहाँ जो लिखी हुई है इसके अलावा कौन सी है यदि आप देखो तो? 4 तो यहाँ लिखी हुई है ना, 5 में मिसिंग कौन सी है? सोच के बताओ। फर्स्ट फेज ही मिसिंग है, फर्स्ट। और नोट्स में देखो फर्स्ट फेज कौन सी है? कंसेप्चुअल फेज, जो कि मेंटल फेज है, यानी कि हम जस्ट ख्याली पुलाव पका रहे हैं, यानी कि कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करके आंसर बताओ मुझे। सी कैसे किया देखो, यहाँ पर ये जो एम्पिरिकल फेज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रिसर्च प्रोसेस की कौन सी फेज है? फर्स्ट सेकंड थर्ड? रिसर्च प्रोसेस की फेजेस देखेंगे तो कौन सी है? चलो इसको मैं भी फिलहाल तो थर्ड फेज के नाम से दे रहा हूँ, आंसर नहीं देख रहा हूँ। डिजाइन एंड प्लानिंग सेकंड फेज, और फर्स्ट का तो मैंने आपको बता दिया कंसेप्चुअल फेज। कौन सी? कंसेप्चुअल फेज जो है ये फर्स्ट फेज है, और ये डिसेमिनेशन फेज, डिसेमिनेट करना मतलब कम्युनिकेट करने वाला, ये तो कौन सी है? और लास्ट फिफ्थ फेज, और एनालिटिक फोर्थ फेज। यानी कि रिसर्च प्रोसेस जो है उसके 5 फेजेस होंगे, हम पढ़ेंगे। पहली है कंसेप्चुअल फेज, दूसरी है डिजाइन एंड प्लानिंग, तीसरी है एम्पिरिकल, चौथी है एनालिटिकल, और पांचवी है डिसेमिनेशन फेज। राइट? अब आपको पूछा जाएगा कि एक्चुअल रिसर्च, जैसे नर्सिंग प्रोसेस में इंप्लीमेंटेशन होता है, उसी में नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हो आप, एक्चुअल नर्सिंग केयर कौन सी फेज में प्रोवाइड करोगे? नर्सिंग प्रोसेस है तो आप क्या कहते हो? इंप्लीमेंटेशन के दौरान। यस, तो ऐसे ही रिसर्च प्रोसेस में एक्चुअल डेटा कौन सी फेज में कलेक्ट करेंगे, तो आपको बताना है एम्पिरिकल फेज कौन सी। और एम्पिरिकल का मतलब बताया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, एम्पिरिकल का मतलब होता है साइंटिफिक। क्या? और साइंस के तो आप लोग स्टूडेंट होगे नहीं, साइंस के स्टूडेंट होगे नहीं, जेएनएम वाले कुछ आर्ट्स के हो सकते हैं, पर वो भी साइंस के हो गए हैं। तो साइंटिफिक का मतलब क्या? जो एविडेंस से प्रूव हो सकती है कि नहीं? आप लोग पहले हमारे यहाँ आते हो और कहते हो सर डेमो दिखाओ, कहते हो क्या? एविडेंस तो चाहिए ना कुछ तो, तुम लोग ऑलरेडी डेमो देख के फिर यहाँ आते हो, क्योंकि हम वहाँ चमत्कार दिखा रहे होते हैं बाबा जी, है ना, फिर भक्त जन आ जाते हैं, ऐसा है? नहीं, क्योंकि एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। डेमो वगैरह तो जस्ट दिखावा होता है, उसमें धोखा भी हो सकता है। डेमो को अक्सर मैं एक बात से तुलना करता हूँ, जो अपना रिश्ते का लड़का लड़की देखने का समारोह होता है ना, उसमें सब मेकअप करे हुए एकदम शरीफ रोबोटिक जैसे बने हुए, ऐसे कोई बोल नहीं रहा, समोसे रखे हुए कोई खा नहीं रहा, ऐसे ऐसे बैठे हुए, कोई फोन नहीं चला रहा, मतलब सब नकली है कि नहीं? वो होता है डेमो। और आप अचानक से चले जाओ और वो गली में उत्पाद मचाए हुए मिल जाए आपको, घर में पूरा रास्ता फैला हुआ मिल जाए, वो क्या है? हकीकत है। क्या है? इसलिए हम तो कहते हैं आप लोग डेमो वाले दिन आया ही मत करो, नए बैच के पहले दिन आया ही मत करो, जिस दिन भी आओगे उसी दिन भी वही मिलेगा। यस,
तो ये होती है रिलायबिलिटी, जो ये साइन ने भी पूछा था इस बार, और मैं आगे आपको साबित कर दूंगा कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। चलो, अब एम्पिरिकल फेज मतलब साइंटिफिक, जो एविडेंस के थ्रू प्रूव हो सकती है, क्योंकि रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है और साइंस सिर्फ एविडेंस पे यकीन करती है। कर दिया कि नहीं? और आप लोग भी एविडेंस पे यकीन करते हो, और हमने वो बहुत सारे एविडेंस लगा रखे हैं आपके चारों तरफ, लगा रखे कि नहीं? और आप लोगों के लिए भी जगह खाली छोड़ रखी है। कहाँ पे? वो जो है ना लास्ट में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट आप हो सकते हो, सिर्फ एक ही जगह छोड़िए, छोड़िए कि नहीं? आप पोस्टर में देख लो आप लास्ट में कि नेक्स्ट आप हो सकते हो। तुम सोचो चलो एक जगह पे क्या करोगे? नहीं, वो पूरा ही पोस्टर हटाएंगे, ठीक है? जब आप लोगों का बनेगा तो नया आ जाएगा। अभी जल्दी नॉसेट 6 वालों का पोस्टर लगने वाला है यहाँ पर, और फिर नॉसेट 7 में आप लोगों का भी लगेगा कि नहीं? हाँ, अच्छी फोटो खिंचवा लो अभी से मुंह धोके, क्योंकि एग्जाम के दिनों में स्ट्रेस होती है और वो फोटो में हॉल टिकट वाली फोटो जैसा आएगा। हाँ, आज ही खिंचवा लो, और जरूर से ना बोले, वरना आज वाली भी फोटो अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं धो डालूंगा, फिर मुंह उतर जाएगा, फिर वो फोटो में दिखेगा। दिखेगा कि नहीं बच्चों? चलो, अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, एक्चुअल रिसर्च कर लिया, अब उसका क्या करोगे? एनालाइज, एनालाइज करोगे कि नहीं? और मैंने उस होशियार बच्चे की कहानी तो बताई रखी है जिसने कहा था पापा पापा मैं घर जाके थर्ड आया हूँ, बताया कि नहीं? नहीं पता तुम लोगों को? आपने एक बच्चा था जो वहां बैठा हुआ है, वो घर गया और बोले पापा मैं थर्ड आया हूँ। इसके पापा बहुत खुश हो गए, बोले हमारे तो पूरे खानदान में आज तक थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं आया और ये बच्चा थर्ड आ गया है। उन्होंने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली, और ये बच्चा भी बहुत शातिर, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है, किस तरह से डेटा को इंटरप्रेट करना है। सब कुछ होने के बावजूद इसकी मम्मी को यकीन नहीं हुआ कि हमारा बेटा और थर्ड